मतलब अगर वो रेस्ट पे था तो मोशन में आ जाएगा, मोशन पे था तो हो सकता है और वेलोसिटी बढ़ जाए, चेंज हो जाए, या वेलोसिटी कम हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए। कुल मिला के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करने के लिए हमको चाहिए कौन? फोर्स। बात सही है, फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन फोर्स के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है। उसी को कंबाइन करके हमने एक नई क्वांटिटी को डिफाइन किया है, जो कि है टॉर्क। जब हम एक्सिस से बड़े बहुत दूर है ना, और जैसे जैसे आप एक्सिस के पास जाते जा रहे हो, आपको उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो हमें यहाँ से साफ दिखता है कि यार फोर्स जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। मतलब सेम काइंड का रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको अलग अलग फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो हाय गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू दिस सेशन। और मैं आपका बड़ा भाई निखिल धावाई हाजिर हूँ लेकर के आपके सामने लेक्चर नंबर 3। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बोलो या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलो, बात एक ही है। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं और हम आज यहाँ पे बात करने जाएंगे टॉर्क की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो पिछले सेशंस में हमने क्या क्या देखा है? हमने मोमेंट ऑफ इनर्जी का कैलकुलेशन कैविटी प्रॉब्लम के साथ और परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन, साथ ही साथ सिमेट्री के कंसेप्ट को समझते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जो है काफी चीजें हमने पढ़ी, और एट द एंड हमने बात करी रेडियस ऑफ जायरेशन की। और अब फाइनली हम आ गए हैं हमारे नए टॉपिक टॉर्क पे। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टॉर्क की। सबसे पहली बात, टॉर्क आखिरकार है क्या? तो यार इसको आप समझने के लिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको ऐसे समझे, जिस तरीके से लीनियर मोशन के लिए हमने बात करी थी कि एक चीज, एक क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है जिसको हम कहते हैं फोर्स। वो अगर किसी चीज पे लगा तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन पे चेंज आएगा। मतलब अगर वो रेस्ट पे था तो मोशन में आ जाएगा, मोशन पे था तो हो सकता है और वेलोसिटी बढ़ जाए, चेंज हो जाए, या वेलोसिटी कम हो जाए, या डायरेक्शन चेंज हो जाए। कुल मिला के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करने के लिए हमको चाहिए कौन? फोर्स। लीनियर मोशन के लिए हमको चाहिए कौन? फोर्स। इसी प्रकार अगर आपको किसी चीज को घुमाना है, कि यहां पे हम रोटेशन की बात करेंगे, तो अगर आपको किसी चीज को घुमाना है तो घुमाने के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है टॉर्क। अब आप कहोगे सर घुमाने के लिए भी तो फोर्स ही लगाना पड़ेगा। तो बात सही है, फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन फोर्स के साथ साथ यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है। उसी को कंबाइन करके हमने एक नई क्वांटिटी को डिफाइन किया है, जो कि है टॉर्क। ठीक है। इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपके रूम में दरवाजा जो लगा है, उस दरवाजे की अगर आप बात करोगे तो वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि दरवाजे का जो हैंडल है वो कुछ यहां लगा होगा। इस हैंडल को पकड़ के आप खींचते हो, दरवाजा बंद करते हो, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपका दरवाजा जो है अभी खुला हुआ है और आपको उसको बंद करना है, तो आप उस दरवाजे को जाएं, खोलें और उसको फिर बंद करने की कोशिश करें। एक बार आप कहां पे फोर्स लगाए? एक बार आप फोर्स लगाए यहां बिल्कुल एंड पे और उसको बंद करें। फिर दूसरी बार आप जाएं और थोड़ा अंदर की तरफ फोर्स लगाएं, अंदर मतलब एक्सिस के थोड़ा नजदीक चले जाएं, और फिर आप दरवाजे को घुमाने की कोशिश करें, बंद करने की कोशिश करें धक्का दे करके, या जैसा भी हो। फिर दोबारा उसी पोजीशन पे जाके और अंदर जाएं और फिर आप घुमाने की कोशिश, और हर बार आप यही करें कि जितना बार आप रिपीट कर रहे हो एक्सिस के उतना ही नजदीक जाते जाइए। आपको यह समझ में आएगा, जब आप एक्सिस से बहुत दूरी पर थे तब बहुत ही हल्के फोर्स से इस दरवाजे का रोटेशन हो गया था। मतलब इस दरवाजे को घुमाना बड़ा आसान था जब हम एक्सिस से बड़े बहुत दूर है ना। और जैसे जैसे आप एक्सिस के पास जाते जा रहे हो आपको उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। यहां से हमें यह समझ में आता है क्या कि भाई वो दरवाजा तो अपना वही था, दरवाजा अपना वही था, एक्सिस भी वही थी। बस मैंने क्या किया, मैंने जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को बदलते रहा, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। तो हमें यहां से साफ दिखता है कि यार फोर्स जो है उसकी वैल्यू बढ़ते जाती है। मतलब सेम काइंड का रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको अलग अलग फोर्स लगाना पड़ रहा है। कब? जब आप डिस्टेंस अलग अलग रख रहे हो। तो मतलब आप डिस्टेंस को कम कर रहे हो तो आपका फोर्स बढ़ रहा है। तो यहीं से जो है डिफाइन करते हैं हम किसको? टॉर्क को।
टॉर्क क्या रहता है? टॉर्क रहता है फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। लेकिन फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट ये बोलना थोड़ा सा एक तरीके से गवारों वाली भाषा हो जाएगी। गवार वाली भाषा, गवार से मतलब कि जिसको फिजिक्स नहीं आती है वो इस तरीके से बोलेगा फोर्स एंड डिस्टेंस। बाकी हम पूरा वेक्टोरियली इसको समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो अभी के लिए जो आपको समझना है वो क्या समझना है? वो ये समझना है कि भाई अरे यार, अभी के लिए आपको ये समझना है कि फोर्स के साथ साथ यहां पर फोर्स किस जगह पर लग रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से उत्पत्ति होती है किसकी? टॉर्क की। तो टॉर्क को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक होता है अबाउट अ पॉइंट और एक होता है अबाउट अ एक्सिस। दोनों ही चीजों को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? टॉर्क रिप्रेजेंट्स द कैपेबिलिटी ऑफ अ फोर्स। टॉर्क से क्या पता लगता है? कैपेबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस चेंज इन द रोटेशनल मोशन। तो भाई रोटेट करने के लिए भी फोर्स तो लगाना पड़ेगा, लेकिन टॉर्क फोर्स के साथ साथ कुछ और चीज भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। तो मैंने कहा, मान लीजिए आपके पास ये एक पॉइंट था जिसको मैंने नाम दिया O। एक पॉइंट था अपने पास P जहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं। ये P हो गया अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इस पे मैंने कुछ फोर्स लगाया, कितना? F। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, बोलोगे सर लाइन ऑफ एक्शन ये आ जाएगी। समझ रहे हो बात को? लाइन ऑफ एक्शन से मतलब क्या रहता है? लाइन ऑफ एक्शन से मतलब ये रहता है कि फोर्स की जो लाइन है, किस लाइन के अलॉन्ग वो लग रहा है, वो है लाइन ऑफ एक्शन। अब एक ही फोर्स का टॉर्क अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग हो सकता है ना? तो किसी भी फोर्स का टॉर्क जो है वो हम किसी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे। अब तुम कहोगे सर क्या सवाल में दिया होगा कि किस पॉइंट के अबाउट निकालना है? जी हाँ, बिल्कुल ये दिया होगा कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। जैसे आपको कहता है कि इस फोर्स का टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ आप निकालिए। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया है? आपको कहा गया है कि टॉर्क, अच्छा इसका सिंबल क्या रहता है? सिंबल रहता है ऐसा टाउ, और ये वेक्टर क्वांटिटी। तो आपसे पूछा गया है टॉर्क ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट O। तो ये जो टॉर्क होगा O पॉइंट के अबाउट, ये हम क्या बोलेंगे? ये हम बोलेंगे ये वाला फोर्स। और ये फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट O। मतलब जिस पॉइंट पे वो फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू O। ये R मैंने कहा। जो टॉर्क डिफाइन होता है वो कैसे डिफाइन होता है? वो होता है R क्रॉस F। R क्रॉस F, ये आपके टॉर्क की क्या है? बेसिक डेफिनेशन। अब आप कहेंगे कि सर डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे? तो यार डायरेक्शन ढूंढने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा। जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या 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 कहता है क्रॉस प्रोडक्ट? अगर आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए, ए और बी के टेल को आपस में जोड़िए, दोनों के टेल को आपस में जोड़िए, और राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड आप यूज कीजिए। ए के अलॉन्ग अपनी फिंगर्स को रखें और बी के तरफ उसको मोड़े, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहां मुझे अगर आर क्रॉस एफ निकालना है, तो सबसे पहली बात क्या आर और एफ का टेल से टेल जुड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो आर के टेल को उठा के मैंने यहां पे जोड़ा, और यहां से मुझे क्या पता लग रहा है कि आर क्रॉस एफ यदि मैं करूंगा तो आर क्रॉस एफ अपने पास आएगा कुछ ऐसा, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ। तो इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको राइट हैंड थंब रूल से मिलेगा। यहां से आपको ये बात समझनी है कि डायरेक्शन जो है वो कहां से मिलेगा आपको? वो मिलेगा राइट हैंड थंब रूल। आई बात समझ में? पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क समझना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा समझिए कि यहां, वैसे जरूरी नहीं है कि यहां से ये कुछ बंधा हो जिस पॉइंट पे लग रहा है, मतलब ये कुछ फिक्स्ड पॉइंट हो। मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लो अपना ये पॉइंट O था और ये पेन है। ये पेन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। ब्लर दिख रहा है? तो अगर ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है
इसके अबाउट ये पेन, इसको आप मन चाहे डायरेक्शन में रोटेट करा सकते हैं। जैसे कि ध्यान से देखना मैंने क्या किया, अभी मैं एक्सेस की बात ही नहीं कर रहा, मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं। ये कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में घूम, तो अगर मैं फोर्स लगाऊंगा इसी पेन के अलाउ, पेन के अलाउ ऐसा, तो ये रोटेट नहीं होगा। रोटेट होने के लिए एक मेरे को फोर्स चाहिए जो कि इस पेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब अगर मैं फोर्स कुछ ऐसा लगा दूंगा तो ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है, अगर मैं फोर्स कुछ आगे लगा दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है, अगर मैं फोर्स कुछ ऐसा ऊपर लगा दूंगा तो ये ऐसा रोटेट हो रहा है, इधर लगा दूंगा तो ये ऐसा रोटेट हो रहा है, मेरी तरफ लगा दूंगा तो ये ऐसा रोटेट हो रहा है, ऊपर लगा दूंगा तो ऐसा रोटेट हो रहा है। मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है ना? आपको ये बात समझ में आ रही होगी। लेकिन रोटेट होने के लिए आपको फोर्स इस पेन के अलोंग नहीं लगाना है, पेन के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होना चाहिए। तो यहां से भी मैं कुछ ऐसा ही कह रहा हूं कि ऐसा समझो कि ये एक पेन है या एक धागा है, और उस धागे का एक पॉइंट फिक्स है और दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका जिसपे फोर्स लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से कह सकते हैं कि सर जी देखो आर और एफ के बीच का जो एंगल आएगा वो आएगा ये आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकलता है जब टेल से टेल जुड़ी हो। इसका एक कंपोनेंट आएगा हमारे पास इधर से एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा हमारे पास यहां से कितना, एफ साइन थीटा। आई बात समझ? अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि मान लो ये एक ऐसा धागा होता और इस धागे पे इधर से ऐसा सिर्फ ये वाला फोर्स लग रहा होता और ये होता ही नहीं, क्या ये एफ कॉस थीटा इसको रोटेट कर पाता? बिल्कुल नहीं। और अगर एफ कॉस थीटा नहीं होता, एफ साइन थीटा होता, तो क्या ये थ्रेड जो है या ये जो पेन जो है वो रोटेट होता? बिल्कुल रोटेट होता। ऐसी बात है, आप इसको फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो ये रोटेट नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको ऐसे लगा रहे हो तो ये रोटेट होगा। तो आपको साफ समझ में आता है कि यहां से ये जो फोर्स है, जिसको मैं फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कह सकता हूं। परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि ये आर के परपेंडिकुलर है, तो दिस कंपोनेंट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन। This f perpendicular, which is actually what it is, f sin theta, it is responsible for the rotation. और अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि यार ये रोटेट किस डायरेक्शन में होगा, तो ये बड़े ही आसानी से, कोई ज्यादा राइट हैंड थंब रूल लगाने की आपको जरूरत नहीं। आप खुद सोचो कि अगर ये पेन है और इस पे फोर्स ऐसा लग रहा है तो कैसा रोटेट हो रहा है भाई? ये अभी देखो तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर ये इस पर्टिकुलर केस पे क्लॉकवाइज का इसका रोटेशन आ रहा है। और टॉर्क हम कहते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, एक तरीके से मोटे तरीके से, गवार वाले तरीके से, है ना? वहां से हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अपने पास टॉर्क अगर मुझे निकालना है तो परपेंडिकुलर फोर्स ये इनटू डिस्टेंस, तो दिस इज एफ साइन थीटा इनटू आर। इस वजह से हम कह रहे हैं कि एफ साइन थीटा इनटू आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, और इसको आप आर एफ साइन थीटा लिख सकते हो, आर क्रॉस एफ लिख सकते हो। अब तुम बोलोगे इसको तो एफ क्रॉस आर भी लिख सकते थे। भाई डायरेक्शन भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। एफ क्रॉस आर में डायरेक्शन कैसी आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। आर क्रॉस एफ में आ रही क्लॉकवाइज, इसलिए आर क्रॉस एफ लिखा है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिखें तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। किस तरीके से लिखना? आप क्या देख रहे हो? आप इस तरीके से देख रहे हो कि आपका जो टॉर्क है वो है आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर जो डिस्टेंस थी उसको फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स सॉरी, तो इस तरीके से आप देख सकते हो टॉर्क अगर आपको निकालना। आई बात समझ? अब इस बात को समझना, अगर कोई कहे कि मान लो आपका पॉइंट है यहां कुछ P या O डैश ले लेते हैं, ऑलरेडी ले लिया ना हमने, O डैश। O डैश के हिसाब से अगर मैं देखूंगा, O डैश के हिसाब से अगर मैं इस फोर्स का टॉर्क निकालूं क्या है? O डैश के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस फोर्स के अगेन एक कंपोनेंट आपको लेना पड़ेगा इस R डैश के परपेंडिकुलर, एक अलोंग। तो इस फोर्स का जो अलोंग वाला कंपोनेंट है, इस फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है, वो इसको रोटेट करने में मदद नहीं करेगा, ये वाला कंपोनेंट मदद करेगा। तो F का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये इंटू R डैश, इस तरीके से आप टॉर्क निकाल सकते हैं। और यहां साफ समझ में आता है
इस मार्कर को, अगर ये पॉइंट ऐसा है और फोर्स ऐसा लग रहा है, तो कैसे रोटेट हो रही है मेरी फिंगर, आप खुद देखो। ये अपना आर वेक्टर था और फोर्स में कुछ ऐसे लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा हाथ के अलोंग और एक आएगा हाथ के परपेंडिकुलर। तो हाथ के परपेंडिकुलर इसको कैसा घुमा देगा, ऐसा घुमा देगा। तो ये चीज कैसा रोटेट हो रही है, ये चीज कुछ ऐसा रोटेट हो रही है। आ रही है बात समझ में? एक मिनट। हाँ भाई, तो मैं ये कह रहा था कि इस पॉइंट के अबाउट जो है रोटेशन कुछ इस टाइप का हो रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट द रोटेशन कैन बी डिफरेंट, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी डिफरेंट। कोई कहेगी सर जी मैं तो ये वाला पॉइंट उठाना चाहूंगा, तो मैंने कहा लो ये ओ डबल डैश बोले, तो इसके हिसाब से तो आप देखोगे कि फोर्स इसी पॉइंट से पास कर जा रहा है, कोई रोटेशन ही नहीं होगा, कोई रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से टॉर्क निकालने को कहा जाए तो आप ऐसे निकालेंगे। आर हो सकता है आर आपको आई कैप जे कैप और के कैप में दिया हो, फोर्स भी आई कैप जे कैप के कैप में दिया हो, सीधे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कुछ खास नहीं करना। नहीं तो आप सीधे क्या करें कि आर अगर आपको पता है, एफ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाले सॉरी, और फिर यहां से सॉल्व करें। इसी चीज को हम एक और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी चीज को हम एक और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। वो क्या है कि भाई मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा कि अपना जो था ये था पॉइंट ओ और ये अपना हो गया है आर, और इसी तरीके से अपना जो ये फोर्स लग रहा था किसी पॉइंट पी पर, ये था अपना एफ, और ये हो गया इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। और यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये आ गया मेरे पास एंगल थीटा, और ये भी है थीटा। तो हमने टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड देखा वो आ जा रहा है आर एफ साइन थीटा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि आर साइन थीटा इंटू एफ। एक तो आपने क्या लिखा था, आर इंटू एफ साइन थीटा, दूसरा आप क्या कह रहे हो, आर साइन थीटा इंटू एफ। मतलब एक तो तरीका यह है कि फोर्स का कंपोनेंट लेके बात कर लो, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि फोर्स का कंपोनेंट ना लेकर के आप फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लो। तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और आर साइन थीटा, ये हाइपोटेनियस है, ये थीटा है, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो टॉर्क निकालने के दो तरीके हो गए, या तो आप फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल के आर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल के, या फिर इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के लाइन ऑफ एक्शन से आप टॉर्क निकाल, इस तरीके से बड़े आसानी के साथ आप टॉर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने समझाया उस तरीके से शायद कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि टॉर्क जो है तो तब डिफाइंड है जब ये वाला पॉइंट शायद ओ पॉइंट से बंधा हो किसी रॉड से या स्ट्रिंग से, जैसे ये पेन था, ऐसा लोगों को लग रहा है ना कि ऐसा शायद बंधा होगा। ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका ये पी पॉइंट बस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, मतलब अभी ये पी पॉइंट यहां है, फोर्स लगा, फिर ये पी पॉइंट मान लो यहां आ गया, फोर्स आपका ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट। तो आप अगर पोजीशन वेक्टर को देखोगे ओ पॉइंट के हिसाब से, ओ पॉइंट के हिसाब से भले ही पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर कैसा रोटेट हुआ, ये हुआ क्लॉकवाइज। ऐसे ही कहीं अगर आपने ओ डैश लिया, इसके हिसाब से ये पोजीशन वेक्टर कैसा रोटेट हुआ, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। और कहीं आपने ओ डबल डैश लिया तो इसके हिसाब से ये पोजीशन वेक्टर रोटेट ही नहीं हो रहा, बस इसकी तो डायरेक्शन, वो जो लेंथ है वो बढ़ रही है। इस पॉइंट के हिसाब से टॉर्क ऐसा आ रहा है, इस पॉइंट के हिसाब से टॉर्क ऐसा आ रहा है, और इस पॉइंट के हिसाब से टॉर्क जीरो आ रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि यहां पर आपका जो टॉर्क है, वो जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो पोजीशन वेक्टर का है, ना कि उस पार्टिकल का। पार्टिकल हो सकता है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो सकता है वो सर्कल कर रहा हो सकता है वो किसी कर्व में चल रहा हो, लेकिन आर क्रॉस एफ में जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो इस आर का है बेसिकली, है ना। जैसे यहां पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, लेकिन इसके हिसाब से ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, उसके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज, इसके हिसाब से नो रोटेशन। और आपको ये भी समझना होगा कि हमें यहां से क्या पता लग जाता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क देखना है तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालिए,
मतलब अगर इस पॉइंट को मैं नजदीक लेते जा रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो टॉर्क की वैल्यू या मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। और जैसे ही ये पॉइंट इस जगह पर आ जाएगा तो ये पॉइंट पास जाते 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 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 0। जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी इसका मतलब टॉर्क हो जाएगा 0, और होना भी चाहिए। इस पॉइंट के अबाउट तो रोटेशन का कोई सेंस है ही नहीं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम टॉर्क को डिफाइन करेंगे। तो हमने क्या देखा कि इट इज आर क्रॉस एफ, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां से अपने को दिखता है कि इसकी यूनिट न्यूटन मीटर और वर्क की यूनिट सेम टाइप की आ रही है। वर्क भी अपना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर आता है, लेकिन वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये आ रहा है न्यूटन मीटर, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क एनर्जी से रिलेट करता है, यहां पे एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। तो आप ऐसा ना सोचें। इधर से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दो क्वांटिटीज की यूनिट सेम है इसका मतलब वो क्वांटिटी सेम है, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि टॉर्क और वर्क दोनों की यूनिट सेम है, लेकिन ये दोनों क्वांटिटीज सेम नहीं है। आप भी जानते हो यार, टॉर्क का मतलब बिल्कुल ही अलग चीज वेक्टर क्वांटिटी, वर्क का मतलब एकदम बिल्कुल अलग चीज टॉर्क से, ठीक है। तो यहां तक हमने कुछ बातें करी हैं, अब कुछ बेसिक सवाल कर लेते हैं। सबसे बेसिक, अच्छा और ये चीज आपको पता लगी गई है कि अपने पास अगर फोर्स पॉइंट जो है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पास कर गया तो टॉर्क 0 है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। इसके अंदर आपको क्या दिया गया है कि फाइंड टॉर्क ऑफ mg, mg का टॉर्क आपको निकालना है। mg एक फोर्स है तो उसका टॉर्क निकल सकता है नो डाउट, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अबाउट पॉइंट ए एंड अबाउट पॉइंट बी। मतलब विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए से मतलब अबाउट पॉइंट ए एंड अबाउट पॉइंट बी आपको टॉर्क निकालना है। और यहां पर आपको क्या दिया गया है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में टॉर्क निकालना है। पार्टिकल को यहां से रिलीज किया हमने, पार्टिकल जैसे जैसे नीचे गिरते जा रहा है तो आपको टॉर्क के बारे में बात करनी है। तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो किसी जनरल मोमेंट पे हम बात कर लेते हैं कि जब ये पार्टिकल कहां था, ये पार्टिकल पहुंच गया था यहां पर। अब जब ये पार्टिकल यहां पहुंच गया है तो उस वक्त अगर मैं देखूं mg कैसा लग रहा है, mg लग रहा है नीचे, इसमें कोई मतलब शंका या दुविधा आप लोगों को नहीं होगी। अब अगर mg नीचे लग रहा है तो हर मोमेंट पे mg तो ऐसा ही जा रहा है, और पॉइंट है आपका क्या, a। तो मुझे बताओ समय के साथ साथ जिस प्रकार ये पार्टिकल इस लाइन पे मूव करता हुआ नीचे गिर रहा है, तो इज देयर एनी चेंज इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स? नो, नॉट एट ऑल। इन दिस केस द लाइन ऑफ एक्शन इज ऑलवेज दिस डॉटेड लाइन, है ना, वो हमेशा mg इस डॉटेड लाइन के अलोंग ही आएगा। तो सिंपल सा तरीका है, अगर मुझे टॉर्क चाहिए, हालांकि मुझे ये जरूर लिखना चाहिए कि इट इज r क्रॉस mg, लेकिन क्योंकि मैंने आपको यह भी पढ़ा दिया है कि डायरेक्ट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर सकते हो। तो इस ए पॉइंट का इस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या d है? तुम बोलोगे ए का ही क्यों, आपने तो बी का भी d बता रखा है। बिल्कुल सही बात है। तो टॉर्क अगर मैं लिखता हूं ए पॉइंट के अबाउट तो मैं सीधे सीधे लिख दूंगा कितना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप कहेंगे सर जी डायरेक्शन की बात, तो मैंने कहा डायरेक्शन तुम खुद सोचो। अपना हाथ ऐसा रखो और इसको ऐसा नीचे खींचो, कैसा रोटेट हुआ? हाथ ऐसा रखा और इसको नीचे खींचा, कैसा रोटेट हो रहा है मेरा हाथ? देखो, बताओ तुमको कैसा रोटेट होते हुए दिख रहा है, बताओ भाई। क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो अगर मैं इसको मान लीजिए यहां पे मैंने कह रखा है एक्स एक्सिस और इसको मैंने कह रखा है वाई एक्सिस और ये है अपनी जेड, तो माइनस के कैप जो है आपका डायरेक्शन आ जाएगा इस तरफ से। यही अगर मैं टॉर्क की बात करूं किस पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट, तो बी पॉइंट के अबाउट जब आप टॉर्क निकालेंगे तो अगेन वही सेम कहानी, घिसी पिटी कहानी कि भाई साहब इधर अगर आप देखोगे बी पॉइंट के अबाउट तो आर जो आपका आएगा वो हालांकि ये आ रहा है, चेंज भी हो रहा है, लेकिन अगेन पॉइंट बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा, चाहे पार्टिकल यहां हो यहां हो यहां, लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज डी। तो हम यहां से कह देंगे कितना, mgd, लेकिन ये आ जाएगा के कैप। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसा रोटेट होते हुए दिख रहा है मुझे, ये ऐसा रोटेट होते दिख रहा है। देखो पोजीशन वेक्टर रखो ऐसे, तो फोर्स यस, है ना, पोजीशन वेक्टर ऐसा रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब के कैप। बात खत्म, पैसा हजम। आगे बात करते हैं अगला सवाल इज अगेन वेरी सिंपल। क्या कह रहा है, फाइंड टॉर्क ऑफ mg, अगेन टॉर्क ऑफ mg एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आपका u है, इसके अबाउट आपको mg का टॉर्क बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगेन ये डायरेक्शन जो है इसको मैं x बोल देता हूं,
ये डायरेक्शन जो है इसको मैं y बोल देता हूं। किसी भी जनरल पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको समझना होगा कि mg आपका, मान लो पार्टिकल यहां पहुंच गया, पार्टिकल अगर यहां पहुंच गया है तो mg लग रहा होगा ऐसे, और हमें जरूरत है किसकी, हमें जरूरत है इस mg के लाइन ऑफ एक्शन। हालांकि आप ये जानते हैं ये आपका r वेक्टर आएगा, आएगा नो डाउट ये आएगा। डायरेक्टली मैं यहां से बता सकता हूं कि टॉर्क अगर मुझे निकालना है वो पॉइंट के अबाउट, तो इट इज mg इंटू ये डिस्टेंस, इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका एक तरीके से x कोऑर्डिनेट रहेगा, तो हम यहां से क्या कहेंगे, हम कहेंगे mg इंटू एक्स, और डायरेक्शन, इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा आ रहा है भाई, ऐसा ही आएगा। देखो पोजीशन वेक्टर ऐसे ही जाते जाएगा। यहां से हम कहेंगे कि ये आ जा रहा है माइनस का k कैप। सिंपल, इस पे कहीं कोई तकलीफ मेरे हिसाब से। और आप जब x की बात करेंगे तो x आपको पता है कि वो कितना रहता है, वो रहता है u cos थीटा इंटू टी। ये आपका टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है वो पॉइंट के अब। बड़े ही आसान तरीके से आप जानते हो यार x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है ux इंटू टी, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो ux इज u cos थीटा, बात खत्म। और यहां पर जो है ये बहुत ही आसान सा सवाल था, क्लियर है ये चीज। हालांकि आप ये भी समझो मैंने एक टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया है ना, तो बहुत ही बेसिक वाला रहता है, ये भी बेसिक ही। मैं आपको आर दे दिया है, आपको फोर्स दे दिया है ना, आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में। नहीं यार, जैसे थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं। मान लो आपको कह रहा है कि भाई साहब एक पॉइंट है जिसपे हमने फोर्स लगाया है, कितना फोर्स लगाया, आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का के कैप। पॉइंट के कोऑर्डिनेट है अपने पास 3 4 0, और एक पॉइंट है अपने पास -1 2 3, और आपसे बोल रहा है कि भाई इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकाल। एकदम झंडू क्वेश्चन है ये, तो कुछ खास नहीं है। देखो क्या करना है, बस पहले तो आर वेक्टर निकाल लो। आर वेक्टर कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। वेक्टर निकल गया तुम्हारा आई कैप और जे कैप और के कैप में, फोर्स तुमको दे ही रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्या दिक्कत है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम आराम से, बड़े आराम से कर सकते हो। तो यहां तक हमने कुछ बातें करी अभी टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक्सिस। एक्सिस, क्योंकि हम यहां रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां सबसे पहले रोटेशन में हमने एक्सिस की बात की थी, अगर आपको याद हो। एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैसे डिफाइन किया जाएगा, जैसे कि अपना जो दरवाजे वाला एग्जांपल जो मैंने लिया था, एक्चुअली वहां पे वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। एक्सिस के अंदर क्या खास बात आ जाती है, फिक्स्ड एक्सिस की जब आप बात करते हो, एक्सिस के अंदर जो बात है तो ये है कि वो सारा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर प्लेन में रोटेट हो रहा है ना। जैसे कि दरवाजे की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हो रहा है। जैसे बताया था मैंने कि प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर आपकी क्या रहेगी, एक्सिस रहेगी, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझेंगे कि एक्सिस से क्या लेना देना है। तो मैं यहां पर बात करता हूं वापस से दरवाजे की, क्योंकि यहां से हमको काफी थोड़ा सा समझ में आ जाएगी बातें। मान लीजिए ये आपकी क्या है, इस दरवाजे की एक्सिस है, ठीक है। ये इस दरवाजे की, ये कलर लेता हूं जिसकी, तो ये इस दरवाजे की एक्सिस है, इसके अबाउट ये दरवाजा रोटेट हो सकता है। अब आप क्या करते हो, मान लो आपने दरवाजे को यहां से पकड़ा और उस पर आप लटक गए, ऐसा लटक गए पूरे का पूरा वेट लेके, क्या दरवाजा घूमेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने फोर्स जो है वो एक्सिस के पैरेलल लगाया, एक्सिस के पैरेलल लगाया, क्या इस दरवाजे का रोटेशन होगा। आपको थोड़ा सा फील आना चाहिए कि अगर मैं एक्सिस के पैरेलल लगाता हूं तो ये दरवाजा ऐसा रोटेट करना चाहता है, लेकिन ये एक्सिस रिजिड है, ये इसको ये वाले रोटेशन को अलाउ ही नहीं करने देगी। क्या ये बात समझ में आई। अगर ये फोर्स मेरा कुछ ऐसे लग रहा है, ऐसे इस तरफ एक्सिस के पैरेलल, दरवाजा रोटेट नहीं होगा। हालांकि वो चाहता है रोटेट होना कुछ ऐसा, लेकिन एक्सिस उसको अलाउ नहीं कर रही है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि जब आप एक्सिस के पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं तो उस केस में आप कोई टॉर्क क्रिएट नहीं कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू दैट एक्सिस। एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि हाँ डेफिनेटली आप किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्रिएट कर रहे हो, तो कि इस पॉइंट के अबाउट दिस फोर्स इज हैविंग सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट क्योंकि आपको पता है कि पूरे एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो जो लॉजिक जो हमको दिख रहा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं ना। दरवाजे पे अगर आप ऐसे लटक जाओगे, ऐसा फोर्स लगाओगे तो रोटेट नहीं होगा। तो व्हेन द फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस देयर इज नो टॉर्क। तो पहले कुछ हम बातें कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे कुछ जो है जनरल बात समझेंगे।
तो सबसे पहला केस तो मेरा ये है कि भैया अगर आपका फोर्स जो है इज पैरेलल टू एक्सिस, समझ जाना कि टॉर्क अबाउट दैट एक्सिस इज जीरो, रोटेशन ही नहीं है तो काई का टॉर्क, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका जो फोर्स है वो सोचो दरवाजा, मैं फोर्स कैसा लगा रहा हूं, ऐसा लगा रहा हूं, मतलब ये दरवाजा है ना तो मैं ऐसा खींच रहा हूं इसको, क्या रोटेट होगा? बिल्कुल नहीं। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो यहां है, लेकिन मेरा फोर्स जो है ना, फोर्स, वो फोर्स कहां से पास कर गया है, उसका लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू द एक्सिस। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू एक्सिस देन ऑल्सो द टॉर्क इज जीरो, कोई रोटेशन नहीं। हम क्या कह रहे हैं, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग, line of action of force is passing from the axis, एक्सिस से अगर वो पास कर रहा है तो then also torque about that axis is what it is zero, सिंपल सी बात। और कब जीरो होगा? और तो भैया तब जीरो होगा कि अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो था फोर्स का वही एक्सिस पे हो जाए। तुम एक्सिस पे ही फोर्स लगा रहे हो, कितना लगा लो, किसी भी डायरेक्शन में लगा लो, रोटेशन नहीं हो सकता। जहां से दरवाजा जुड़ा हुआ है वहीं पे फोर्स लगा रहे हो, रोटेशन नहीं। तीसरा केस आपका क्या हो गया कि व्हेन द फोर्स इज एक्चुअली पासिंग फ्रॉम द एक्सिस, इफ, या ऐसा बोल दो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज ऑन द एक्सिस, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वो इसी का एक स्पेशल केस आ जाएगा, है ना, एप्लीकेशन इज ऑन द एक्सिस इटसेल्फ, तो भी आपका टॉर्क जो है वो आ जाएगा। अब इस बात को थोड़ा सा और समझेंगे, एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालते वक्त हमको डिस्टेंस कहां से लेनी, क्योंकि पॉइंट के अबाउट जब टॉर्क निकाल रहे थे तो ऑब्वियसली डिस्टेंस पॉइंट से लेनी थी। अब लाइन के अबाउट जब आप फोर्स टॉर्क निकालोगे, सॉरी टॉर्क, लाइन के अबाउट जब आप टॉर्क निकालेंगे तो कौन सी डिस्टेंस लेनी होगी? तो आप इस बात को समझें कि जो भी एक्सिस होगी, है ना, तो एक प्लेन ऑफ रोटेशन आपका फिक्स होगा, प्लेन ऑफ रोटेशन। और हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं यहां पर, हम कह रहे हैं कि आपने कुछ फोर्स लगाया, आपने कुछ फोर्स लगाया, तो फोर्स जब आप लगाएंगे तो उस फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है फ्रॉम द एक्सिस। तो ये जो लाइन है, मैं थोड़ा सा यहां पे समझाना चाहूंगा दरवाजे का केस लेकर के। जैसा ये दरवाजा था अपना, और ये जो है हमने क्या कहा, ये अपनी आ गई एक्सिस, ये अपनी अगर एक्सिस आ गई है तो मैं कह रहा हूं भाई मान लो मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं, इस फोर्स का डिस्टेंस आप इस पॉइंट से ले सकते हो, इस पॉइंट से ले सकते हो, इस पॉइंट से ले सकते हो, बहुत सारे पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस आएगा। कौन से पॉइंट से डिस्टेंस लेना है, तो आपको यहां पर जो है वो बात करनी है एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो देयर इज ओनली वन डिफरेंस, दैट इज एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो आपको कंसीडर करना होता है, एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो आपको कंसीडर करना होता है, ठीक है। एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेके चलना होगा। तो यहां पहले तो एक बात लिखी हुई है, उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे उसको एक एग्जांपल से। टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ए बी, मान लो कोई आपकी एक ए बी एक्सिस डिफाइंड है, जो कि ये रही, ऐसे जा रही होगी ये एक्सिस, और ये बॉडी जो है वो या तो ऐसे या ऐसे रोटेट हो सकती है, एक्सिस ऐसा बोर्ड के परपेंडिकुलर है। तो टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ए बी इज डिफाइंड एज द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट ओ ऑन द एक्सिस ए बी। ये कह रहा है कि यार अगर आप एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो तो एक्चुअली में वो क्या होगा, वो एक्सिस पे लाई करने वाले किसी एक पॉइंट को अगर आप उठाएंगे और उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो उस टॉर्क का भी एक कंपोनेंट आएगा एक्सिस के अलाउंग, तो उस टॉर्क का एक्सिस के अलाउंग जो कंपोनेंट आएगा वही आपका एक्सिस के अबाउट टॉर्क है। इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट के अबाउट आपने इस पर्टिकुलर फोर्स का टॉर्क निकाल लिया, टॉर्क निकालने के बाद आप उसका कंपोनेंट ले एक्सिस के अलाउंग, तो जो एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट आएगा वही आपका टॉर्क होगा एक्सिस के अबाउट। अब तुम्हें यह बात समझ में नहीं आई होगी,
एग्जाम्पल से इसको कोनिकल पेंडुलम में समझाऊंगा आगे आने वाले सवाल में, लेकिन उससे पहले हम यहां पर एक बेसिक चीज देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो दिखने में ये बिल्कुल जो है आपको वैसा ही पॉइंट वाला टॉर्क के जैसा दिखेगा, लेकिन ये है नहीं। यहां पे इस बार जो डिस्टेंस देखी जा रही है वो लाइन से देखी जा रही है, तो ये एक लाइन है। और अगेन द टॉर्क अबाउट एक्सिस इज व्हाट, द टॉर्क अबाउट एक्सिस इज आर क्रॉस एफ। डिफरेंस इतना सा है, पिछले वाले में आर जो था वो पॉइंट से होता था, ये आर जो है वो एक्सिस से डिस्टेंस है। तो इसको भी आप वही दो तरीके से लिख सकते हैं। आप एक तो इसको कुछ ऐसा देख सकते हो, क्या इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, या पहले मैं मैग्नीट्यूड ही लिख लेता हूं, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा आर एफ साइन थीटा। इसको एक तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, क्या टॉर्क जो है वो आपका है आर साइन थीटा इंटू एफ। यहां पर आर साइन थीटा क्या होगा, ये आपका है थीटा, ये है थीटा, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा। आर साइन थीटा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगेन वही सेम काम कि उस एक्सिस का लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, खत्म। एक्सिस का लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि टॉर्क इज आर इंटू एफ साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। देखने में चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आर कुछ अलग है। तो वही काम, या तो आप ये आर साइन थीटा ले लो, मतलब आर परपेंडिकुलर ले लो, या आप क्या करो फोर्स का कंपोनेंट ले लो और एफ का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, बस। अब यही बात आपको समझ में आनी चाहिए कि वही चीज की जैसे अगर ये फोर्स सिर्फ ऐसा लग रहा होता तो ये फोर्स जो है एक एक्सिस से पास करता तो टॉर्क जीरो आता, कोई रोटेशन नहीं, है ना। तो वो सारे केस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि कब कब टॉर्क जीरो आएगा। टॉर्क की हमने बात यहां पर कुछ कर ली है, अबाउट एन एक्सिस एंड अबाउट अ पॉइंट। और हम एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देख रहे हैं। बेहतरीन एग्जांपल इसका मतलब ये नहीं कि टफ है, बेहतरीन एग्जांपल मतलब एक समझाने के लिए, रिलेशन आपको बताने के लिए कि टॉर्क अबाउट अ पॉइंट एंड टॉर्क अबाउट एन एक्सिस में क्या रिलेशन है, ये समझाने के लिए एक एग्जांपल देख रहे हैं हम कोनिकल पेंडुलम। एग्जांपल देख रहे हैं हम किसका, कोनिकल पेंडुलम। तो आपको कह रहा है कि बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट पॉइंट O बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। बॉब इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये मास जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, और ये ऑब्वियसली कोनिकल पेंडुलम आपका हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आपसे यहां पे कह रहा है कि टॉर्क ऑफ ग्रेविटी एंड टेंशन अबाउट पॉइंट O एंड O डैश इज। तो आपका O और O डैश कुछ यहां पे दिख रहा है, और आपको कह रहा है कि mg और टेंशन का टॉर्क निकालिए। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पहले वाले केस की, और मैं बात करूंगा सबसे पहले अबाउट पॉइंट O, अबाउट पॉइंट O, ठीक है। तो पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने में हमें कोई तकलीफ नहीं। O पॉइंट के अबाउट टॉर्क तो आप यहां से बिल्कुल अच्छी तरीके से आप जानते हो कि यहां आपके पास टेंशन कुछ ऐसा लगेगा, mg जो है वो कुछ ऐसा नीचे लगेगा। तो भाई टेंशन जो है वो तो O पॉइंट से पास कर गया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर टेंशन का जो टॉर्क आएगा अबाउट पॉइंट O, टेंशन का टॉर्क यहां पे मैं T लिख देता हूं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि भाई वो फोर्स वहीं से पास कर गया। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा किसकी, O पॉइंट के अबाउट mg के टॉर्क की, mg का जो टॉर्क आएगा ये आपको समझना होगा। O पॉइंट के अबाउट तो आप ढूंढ लो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg, ये लाइन ऑफ एक्शन है mg की, और इस O पॉइंट का आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लो। ये L है, ये थीटा है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, L साइन थीटा। तो बड़े आसानी से आप यहां पे लिख सकते हो कि टॉर्क इज एक्चुअली व्हाट, इट इज mg L साइन थीटा डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर आप देखेंगे, हालांकि ये घूम ऐसा रहा है क्योंकि इस पे ऑर्बिट फोर्स और लग रहे हैं, लेकिन सिर्फ mg का टॉर्क, आप खुद सोचो कि अगर ये पेंडुलम ऐसा है और mg इसको ऐसा नीचे खींच रहा है, तो कैसा रोटेट करना चाह रहा है ये mg, ऐसा ऐसा रोटेट करना चाह रहा है। कोई चीज ऐसी और आप फोर्स ऐसा लगाओगे तो कैसा रोटेट करना चाह रहा है, ऐसा।
यहां पे mg का टॉर्क जो है वो ऐसा इसको रोटेशन देना चाह रहा है, तो टॉर्क जो आ रहा है इसका वो आ रहा है अंदर की तरफ, जो कि है अपना माइनस का k कैप। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास एक तरीके से माइनस का k कैप। यहां से हमको कुछ ये बात समझ में आई, और अब हम बात करने जा रहे हैं किस बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ डैश। ओ डैश के बारे में बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं चलो दे। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, ओ डैश के बारे में। ये आपका ओ था और ये आपका जो था वो ओ। अगेन अगर मैं देखूंगा तो आपके पास एम जी और ये आ जाएगा आपका टेंशन। यहां से अगर मैं देखूं तो ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये डिस्टेंस है अपनी, ये है एल साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अबाउट पॉइंट ओ डैश। तो कौन से टॉर्क की मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टॉर्क अबाउट ओ डैश ऑफ एम जी। तो अगर एम जी की बात की जाए तो एम जी का जो टॉर्क आ जाएगा वो आ जाएगा एम जी एल साइन थीटा। अगेन चाहे एम जी की आप बात करें ओ से या ओ डैश से, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सेम, और अगेन द डायरेक्शन इज कैसा, इनटू द प्लेन, मतलब माइनस का के कैप। और जब मैं बात करूंगा किसकी, मैं बात करूंगा टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ डैश और किसका, टेंशन वाला। तो टेंशन का जब मैं टॉर्क देखूंगा तो ये आपको समझना होगा कि भाई ये एंगल अपने पास थीटा है, तो ये एंगल भी अपने पास थीटा आएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास कुछ टी कॉस थीटा। तो फोर्स का मैंने ओ पॉइंट से, ये तो डिस्टेंस हो गई, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा, तो ये जो आ रहा है वो आ जा रहा है मेरे पास टी कॉस थीटा इंटू एल साइन थीटा, टी कॉस थीटा इंटू एल साइन थीटा, और ये डायरेक्शन आ रही है कुछ ऐसी, तो ये आ जाएगा के कैप। ये आपके पास आ जाएगा कैसा, के कैप, है ना। इसका टॉर्क जो है वो कुछ ऐसा आ रहा है। आई बात समझ में। अब हम यहां से क्या कह रहे हैं, अब हम यहां पे बात करने जा रहे हैं कौन से, एक्सिस के अबाउट टॉर्क की। ध्यान से सुनना आप, टॉर्क अबाउट एक्सिस ओ ओ डैश। अगर मैंने आपसे पूछा mg का टॉर्क अबाउट द एक्सिस कितना है, आप बोलोगे सर जी mg इस एक्सिस के तो पैरेलल ही आ रहा है, तो टॉर्क जो है वो सीधे सीधे जीरो हो जाएगा। फोर्स अगर एक्सिस के पैरेलल होता है तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क जो है वो जीरो है। ठीक है, देखते हैं। और ऐसे ही अगर मैंने टेंशन के अबाउट बात करी, सॉरी टेंशन का टॉर्क की बात करी अबाउट द एक्सिस, देन इट इज अगेन जीरो। व्हाई? बिकॉज दिस टेंशन इज पासिंग थ्रू द एक्सिस। अब बात कर लेते हैं कौन से, इस स्टेटमेंट की जो मैंने आपको यहां बताया था। कौन सा स्टेटमेंट? टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, उसका कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस रिप्रेजेंट द टॉर्क अबाउट द एक्सिस। जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है कि दोनों ही फोर्सेस का टॉर्क अबाउट द एक्सिस इज जीरो। इसका मतलब इन दोनों के जो टॉर्क आए होंगे, चाहे ओ डैश के अबाउट और ओ के अबाउट, क्या ओ डैश और ओ दोनों एक्सिस पे लाई कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। तो इन दोनों के टॉर्क का ओ और ओ डैश के अबाउट जो टॉर्क आ रहा है उसका एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट जीरो आना चाहिए। तो बात कर लेते हैं, ओ पॉइंट के अबाउट टेंशन का टॉर्क जीरो है, तो भाई जब टेंशन का टॉर्क ही जीरो है तो कंपोनेंट भी जीरो ही होगा एक्सिस के अलोंग, ये तो टॉर्क ही जीरो है। ओ पॉइंट के अबाउट टेंशन का टॉर्क जीरो, तो किसी भी टॉर्क ही नहीं है यहां तो एक्सिस के अबाउट भी जीरो ही होगा। ओ पॉइंट के अबाउट एमजी का टॉर्क देखो कैसा है, ओ पॉइंट के अबाउट एमजी का टॉर्क आ रहा है इस डायरेक्शन में, विच इज माइनस के कैप। टॉर्क आ रहा है अपना माइनस के कैप, और यहां पर एक्सिस कैसी है, एक्सिस है वाई डायरेक्शन में। तो z डायरेक्शन वाले वेक्टर का, माइनस z डायरेक्शन वाले वेक्टर का y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि ये एंगल है आपका कैसा, इसको मैंने ऐसा रोटेट करके दिखाया तुम्हें, ये जो एंगल है वो है 90 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। दिस टॉर्क हैज नो कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, दैट्स व्हाई क्योंकि mg का ओ पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है वो आपको साफ दिख रहा है कि देखो इस डायरेक्शन में है, और इसका जब आप वर्टिकल कंपोनेंट लेना चाहोगे तो वो जीरो आएगा।
तो इसलिए आपको दिख रहा है कि भाई एक्सिस के अबाउट mg का टॉर्क इज 0। और यहां तक कि आप o डैश के अबाउट भी बात करोगे तो वही कहानी आ रही है, इस तरफ आ रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट इट इज 0। तो आपको साफ दिख रहा है कि इसका कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस विल रिप्रेजेंट द टॉर्क अबाउट द एक्सिस, तो टॉर्क अबाउट द एक्सिस इज 0। साफ साफ दिख रहा है, कंपोनेंट से भी 0 दिख रहा है, वैसे भी 0 दिख रहा है। ऐसे यहां आप देखोगे तो टेंशन का टॉर्क कैसा है, टेंशन का टॉर्क अबाउट o डैश इज इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगेन कंपोनेंट आप लोगे y के अलोंग तो 0 आएगा, तो इसलिए ये भी 0। साफ साफ यहां से दिख रहा है कि यहां पर o डैश और o एक्सिस पे लाई कर रहे थे, इनके अबाउट जो टॉर्क आ रहा है दोनों ही फोर्सेस का, उन टॉर्क के कंपोनेंट अगर हमने लिए एक्सिस के अलोंग तो वो नहीं मिल रहे हैं हमें, और वो 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0। तो ये बात आपको समझनी है, यही चीज मैं जब एंगुलर मोमेंटम पे बात करूंगा तो और ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी फोर्स कपल की। तो हमको फोर्स कपल क्या होता है ये सीखना है सबसे पहले। तो फोर्स कपल का मतलब है कि अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन में, और जिनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है, ओके ठीक है। कपल मतलब दो होगा, पेयर होगा, फोर्स का मतलब फोर्स का पेयर होगा। लेकिन फोर्स कपल कब कहेंगे, जब इक्वल और अपोजिट हो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, equal and opposite forces having some separation between them, having some separation between them, उनके बीच में कुछ सेपरेशन होनी चाहिए। क्या फायदा, मतलब सॉरी क्या खासियत है इस चीज की, इसको ऐसा अलग से पढ़ रहे हैं। यहां पर इसकी खासियत यह है कि इस फोर्स कपल का कंबाइंड टॉर्क जो आता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट। जैसा कि आप जानते हो कि अलग अलग पॉइंट के हिसाब से टॉर्क अलग अलग आपका आ जाएगा। एक बार मैं थोड़ा सा वापस से आपको लेके चलना चाहूंगा एक सवाल में। जैसे कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आपका क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है। अगर आप ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेते तो वो 0 आ जाता कि mg वहीं से पास कर जा रहा है। ए को अगर मैं थोड़ा सा दूर ले जाता तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो गई। तो यहां से आपको ये समझना है कि अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क जो है वो अलग अलग आ सकता है ना। लेकिन लेकिन फोर्स कपल की एक खासियत है, इसका टॉर्क जो है वो इंडिपेंडेंट होता है पॉइंट के। मतलब पॉइंट आप कहीं पर भी लो टॉर्क वही आएगा। तो मैंने उसको समझाने के लिए एक रैंडम पॉइंट ले लिया, कहीं पर भी मैंने ये पॉइंट ले लिया ओ, और मैंने कहा ठीक है यार अब ये जो पॉइंट लिया है मैंने तो मुझे इसका टॉर्क निकालना है। तुमने बोला हाँ ठीक है सर निकाल लेंगे। अगर ये टॉर्क इस x डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, अगर इन दोनों का मिला के टॉर्क इस x डिस्टेंस पे डिपेंड अगर नहीं करेगा तो बिल्कुल मैं ये कह सकता हूं कि यार टॉर्क जो है वो अपना कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब आप O को चाहे बिल्कुल दूर मतलब पास ले जाओ, दूर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं पर भी मैंने ये O पॉइंट ले लिया और अगर मैं ये बता देता हूं कि टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट पॉइंट आल्सो। किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो टॉर्क सेम आएगा। तो बात करते हैं O पॉइंट की। मैंने क्या किया, मैंने निकाला कि टॉर्क ऑफ फोर्स कपल, मैं निकालना चाहता हूं टॉर्क ऑफ फोर्स कपल विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट O। O पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क क्या होगा इस फोर्स कपल का। तो O पॉइंट के हिसाब से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा नीचे जा रहा है। तो अगर आप मान लो एक पोजीशन वेक्टर भी बना दोगे तो आपको समझ में आता है कि ये पोजीशन वेक्टर ऐसा रोटेट होता हुआ आपको दिख रहा है। एक लाइन बनाओगे, ये हाथ रखा मैंने ऐसे और फोर्स लगाया नीचे, तो कैसा रोटेट हो रहा है, ऐसा रोटेट हो रहा है। तो दिस फोर्स इज एक्चुअली रोटेटिंग दिस थिंग इन क्लॉकवाइज सेंस, है ना। क्लॉकवाइज सेंस में ये रोटेशन इसका आ रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो किसी ने कहा कि सर फिर इसकी बात कर लो। तो मैंने कहा यार इसकी बात करेंगे तो ये इसको कैसा रोटेट कर रहा है, फोर्स पोजीशन वेक्टर ऐसा जा रहा है, फोर्स ऊपर जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। उम्मीद है इतनी बात तुम समझे होंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि टॉर्क निकालने के लिए आपको सीधे सीधे किसकी जरूरत पड़ेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। कहां से, उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। ये भी तो एक तरीका होता है। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई आपके पास x प्लस डी,
ये डिस्टेंस थी परपेंडिकुलर x और ये है x प्लस डी। तो आइए बात करते हैं टॉर्क ऑफ दिस फोर्स कपल। तो टॉर्क ऑफ दिस फोर्स कपल अबाउट पॉइंट O कितना आया? वो आया अपने पास फोर्स, पहले तो इसका देख ले, फोर्स इंटू एक्स, और क्योंकि ये क्लॉकवाइज है राइट हैंड में यूज करूंगा, क्लॉकवाइज मतलब अंदर, तो ये आ जाएगा माइनस के कैप। और इसकी जब मैं बात करूंगा तो ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर, तो ये आ जाएगा प्लस का x प्लस डी। अब वो के कैप लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन मतलब एक ही एक्सेस के अलॉन्ग है जो कि z एक्सेस है ना। अच्छा, टॉर्क का डायरेक्शन ओनली गिविंग यू द सेंस ऑफ रोटेशन है ना। सेंस ऑफ रोटेशन है कि वो किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता है। वो रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो एक अलग बात है, उस पर अभी हम आगे आएंगे कि रोटेट होगा कि नहीं होगा, उस पर अभी हम आगे आएंगे। तो ये वाला फोर्स ऐसा रोटेट करना चाहता है, ये वाला फोर्स ऐसा रोटेट करना चाहता है। तो अगर आप यहां से देखोगे तो सॉल्व करके आपको बिल्कुल क्लियरली यहां से दिख रहा है कि भाई आपका जो ये फोर्स आया ये एक्स पे सॉरी टॉर्क जो आया वो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और ये टॉर्क इस पर्टिकुलर केस में कैसा आ गया? ये आ गया अपना एंटी क्लॉक, प्लस मतलब प्लस मैंने लिया था एंटी क्लॉकवाइज को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अपना टॉर्क इस केस में आ गया। हालांकि मैं डायरेक्शन पे इतना फोकस नहीं करूंगा क्योंकि वो मैं फोर्स को अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, मान लो इसी चीज पे एक फोर्स में आगे लगाऊं एक पीछे लगाऊं तो ये ऐसे रोटेट होगी है ना। तो के कैप पे इतना हम फोकस नहीं करेंगे, फोकस करेंगे हम इसके मैग्नीट्यूड पर। तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? मैग्नीट्यूड आ रहा है अपना फोर्स, कोई भी एक फोर्स इनटू उनके बीच की सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन देम। अब आप चाहे ये टॉर्क किसी और पॉइंट के अबाउट निकालो, तो मैं यहां इसको O लिख ही नहीं रहा। ये बात लिख लेना कि दिस टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट। आप ये वाला पॉइंट उठा लो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आएगा? इस फोर्स का 0 और इसका आ जाएगा FD, ऐसे ही रोटेट हो रहा है। ये पॉइंट उठा लो, इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क 0 और इसका कैसा आएगा? FD, खत्म। तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क इज सेम। और दूसरी बात, ये तो देख के पता लग जाएगा ना, किसी चीज को अगर मान लो एक फोर्स ऐसा ऊपर लग रहा है और एक नीचे लग रहा है तो कैसे रोटेट होगी? ऐसे ही रोटेट होगी, क्लॉकवाइज। अगर फोर्स पीछे लगा रहा हूं इधर और इधर से आगे लगा रहा हूं तो कैसे रोटेट होगी? ऊपर की तरफ ऐसा डायरेक्शन आएगी तो ऐसी रोटेट होगी। बड़ी आसानी से आप बता सकते हो कि ये टॉर्क कैसा रोटेट करना चाह रहा है। हालांकि अगर यही फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली ये ऐसा रोटेट होगा, लेकिन और भी फोर्सेस लग रहे होंगे तो फिर मैं नहीं कह सकता कि कैसा रोटेट होगा, फिर उनका रिजल्टेंट अपना निकलेगा। इस तरीके से आप यहां पे क्या कर सकते हो, आप बड़े आसानी से फोर्स कपल के बारे में बात कर सकते हो। अब हम बात करने जा रहे हैं रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, और इसमें अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? हमने कहा कि एक रिजिड बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है जो किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, उसका कुछ ओमेगा भी है, उसका कुछ अल्फा भी है। ओमेगा अल्फा है तो हर पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा होगा? इस पॉइंट के अबाउट वो सर्कल में रोटेट कर रहा होगा। ये इनके इनके रेस्पेक्टिव सेंटर्स हैं जिसके अबाउट वो सर्कल में रोटेट कर रहे हैं। इसकी जो डिस्टेंस है R1, जो एक्सिस से डिस्टेंस है, वही आपकी क्या हो जाएगी? वही आपकी जो है रेडियस ऑफ दिस सर्कल हो जाएगी। ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस। अब अगर ये सर्कल में रोटेट कर रहे हैं तो नो डाउट इसका एक रेडियल और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। रेडियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी कितनी? ओमेगा स्क्वायर R1, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आपका आएगा वो आएगा आपका कितना? वो आएगा अल्फा R1, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार अगर M1 सर्कल कर रहा है तो उस पे जो नेट फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तुम कहोगे नेट फोर्स होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन। और सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं एक्सेलरेशन को हम रेडियल और टेंजेंशियल तरीके से लिखते हैं। तो M1 का एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा और एक होगा टेंजेंशियल। तो रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूंगा तो किस प्रकार ये लिखा जाएगा? ये अपने पास आ जाएगा M1, रेडियल एक्सेलरेशन आएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर R1, ठीक है। और इसका मैं कह सकता हूं या ऐसा लिख देता हूं यार इसको, ओमेगा स्क्वायर R1 और माइनस R1 कैप। माइनस R1 ये दिखा रहा है कि रेडियली इनवर्ट्स वो डायरेक्शन रहेगी। इसी तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा अल्फा इंटू R1 और वो आ जाएगा T1 कैप। T1 कैप का क्या मतलब है? टेंजेंशियल डायरेक्शन जो है इस M1 की, उसके अलोंग वो एक्सेलरेशन।
अब ये तो आ गया आपका क्या, फोर्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टॉर्क कितना आएगा, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि नेट टॉर्क ऑन M1, तो आप टॉर्क जो बोलेंगे, टॉर्क आप कह देंगे सीधे सीधे इट इज R1 क्रॉस F1, है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक तो रेडियल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट तो R1 के अलोंग ही होगा, R1 वेक्टर के अलोंग। बात को समझना, अगर कोई सर्कल में मूव कर रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स ऐसा लग रहा है और एक फोर्स ऐसा लग रहा है। आपका जो रेडियल फोर्स है वो तो R के अलोंग ही आ गया, तो इस रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लोगे किससे, रेडियल फोर्स से, तो वो तो जीरो आ जाएगा। और टेंजेंशियल से रेडियस का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री, है ना। या अगर मैं ढंग से बात करूं तो आपको ये समझ में आना चाहिए, हम यही तो बोलते हैं फोर्स, सॉरी, डिस्टेंस इनटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो भाई रेडियस के परपेंडिकुलर तो टेंजेंशियल फोर्स ही होगा, तो यहां पे मुझे क्या लेना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स लेना है, जो कि आ जाएगा कितना, M1 अल्फा R1। बात आएगी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में क्या है भाई, फोर्स अगर ऐसा लग रहा है तो ये अल्फा जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में आपका जो है टॉर्क आ जा रहा है। नहीं आई बात समझ में, मैं समझा देता हूं वापस से। अगर मैं कह रहा हूं कि ये R है और आपके लिए जो कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, तो अगर टेंजेंशियल फोर्स इस डायरेक्शन में है तो आपका अल्फा कुछ ऐसा आएगा। और टॉर्क यदि आप देखोगे तो टॉर्क भी कैसा आ रहा है, ये इसको ऐसा घुमा रहा है, तो टॉर्क भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो जिस डायरेक्शन में टॉर्क है वो डायरेक्शन किसकी है, अल्फा की। तो साफ साफ आप यहां से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, कि जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा वो तो ये होगा, और वेक्टर फॉर्म में दिस टॉर्क इज एक्चुअली M1 R1 स्क्वायर और अल्फा वेक्टर। जिस डायरेक्शन में अल्फा उसी डायरेक्शन में टॉर्क, ये आपका टॉर्क हो गया M1 पे। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि भाई नेट टॉर्क ऑन M2, तो M2 के ऊपर जो टॉर्क आ जाएगा वो आ जाएगा इसी तरीके से, आप लिख सकते हो क्या, M2 R1 स्क्वायर और अल्फा। अल्फा तो सभी के लिए सेम है, R2 स्क्वायर, सॉरी। और इसी तरीके से जब मैं बात करूंगा और बोलूंगा नेट टॉर्क ऑन Mn, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा Mn Rn स्क्वायर और अल्फा, ये आ जाएगा। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो आपको यह समझ में आना चाहिए बड़े आसानी से कि अब मैं टोटल पूरे बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क, तो उसको ऐड कर दो आप। इस टॉर्क के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस सभी इंक्लूडेड है, लेकिन आप जानते हो कि इंटरनल फोर्सेस का एडिशन होता है 0। तो ये टॉर्क में इंटरनल फोर्सेस का जो टॉर्क आएगा वो तो 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक फोर्स ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो उनका टॉर्क भी कैंसिल करेगा। तो दिस इज द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, which is actually equals to what, which is actually equals to M1 R1 square, M2 R2 square, Mn Rn square और अल्फा बाहर। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है I, तो आपके पास रिजल्ट आ गया I अल्फा। तो ये बड़ा ही अमेजिंग रिजल्ट है जो कि हमको यहां से मिल रहा है, और ये रिजल्ट अपने को क्या समझा रहा है, ये रिजल्ट अपने को समझा रहा है कि अगर कोई भी एक रिजिड बॉडी है और वो किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, अगर ये रिजिड बॉडी है और ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है कुछ अल्फा से, तो इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क आएगा नेट, दैट टॉर्क इज एक्चुअली इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। ये कुछ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन जैसा ही है, क्योंकि रोटेशन में फोर्स की जगह ले ली है टॉर्क ने, मास की जगह ले ली है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने, और एक्सेलरेशन की जगह ले ली है एंगुलर एक्सेलरेशन ने। तो लीनियर जो इक्वेशन आती थी हमारे पास, वैसी ही अपनी एंगुलर इक्वेशन आ रही है, टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा, बट इट इज वैलिड फॉर एक्सिस। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे हम, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी ही ज्ञान वाली बात। वो ज्ञान वाली बात ये है भाई साहब, अगर आपकी एक्सिस फिक्स्ड है, इफ एक्सिस इज फिक्स्ड, देन ऑब्वियसली दिस इज द इनर्शियल फ्रेम, फिक्स्ड बोल दीजिए, या आप कह सकते हैं कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो
और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ध्यान से सुनना आप जो ये बात है भाई, आपने एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखा तो एक्सिस के हिसाब से जो नेट टॉर्क आएगा वो आई अल्फा के इक्वल आएगा। अब यदि अगर आप कह रहे हो कि आपकी एक्सिस या तो फिक्स्ड है या मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसका मतलब ये जो फ्रेम है वो आपका कैसा है, इनर्शियल फ्रेम। एक्सिस का जो फ्रेम है वो आ जाएगा इनर्शियल। आपने जो ये नेट टॉर्क लिखा है तो दिस टॉर्क ऑफ एक्सिस कंसिस्ट व्हाट, नेट टॉर्क ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस। आपको सिर्फ और सिर्फ रियल फोर्सेस ही लिख रहे हैं और आप उनका सभी का टॉर्क लिख दीजिए जितने भी लग रहे हैं। और ऑब्वियसली कौन से, एक्सटर्नल, इंटरनल का तो काम ही नहीं है, एक्सटर्नल रियल फोर्सेस, क्योंकि इंटरनल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं कि इफ दिस एक्सिस इज एक्सेलरेटेड, जैसे मान लो कार का व्हील है तो उसकी सेंटर वाली एक्सिस है वो मूविंग है। अगर वो कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो आपकी एक्सिस भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर वो कार एक्सेलरेट कर रही है तो वो व्हील की जो एक्सिस है वो भी एक्सेलरेट कर रही है, तो उस केस में इफ एक्सिस इज एक्सेलरेटेड तो आपको ये समझना होगा कि आपका है नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर जब आप बात करोगे टॉर्क अबाउट एन एक्सिस तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल रियल फोर्सेस प्लस टॉर्क ऑफ स्यूडो फोर्स प्लस टॉर्क ऑफ स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स का भी टॉर्क आ जाएगा। तो इसीलिए ध्यान से सुन लो, बड़ी ज्ञान की बात है ये, बहुत ज्ञान की बात है क्या, कि जब भी आप एक्सिस, मैंने आपको ये पहली क्लास में समझा दिया था कि कौन सी एक्सिस आप चूज कर सकते हो और कौन सी नहीं। एक्सिस अगर आपके बॉडी से पास हो रही है और वो प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब कोई लाइन अगर बॉडी से पास हो रही है और वो प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है तो एक्सिस डिफाइंड है। इवन एक्सिस बाहर से भी पास कर सकती है। सबसे पहली बात, एक्सिस डिफाइंड होनी चाहिए। अगर वो एक्सिस आपकी नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो आपको स्यूडो फोर्स का टॉर्क भी लिखना पड़ेगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा सवालों में क्या रहेगी, दिस विल बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी की स्पेलिंग ही भूल गया भाई साहब मैं, है ना। दिस विल बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी कि हम फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जो है टॉर्क लिखें। क्यों, कि भैया एक्सटर्नल रियल फोर्सेस को ही काउंट करना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स का लफड़ा है ही नहीं। फिर भी अगर आपको फिक्स्ड एक्सिस मिल ही नहीं रही है तो फिर डेफिनेटली हम कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम पकड़ेंगे, है ना। और हम कोशिश ये करेंगे, अगर ऐसा भी हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस को हम चूज करें। व्हाई, क्योंकि जब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे तो आपको क्या लगाना है, स्यूडो फोर्स। आप ये तो कह रहे हो कि जब आप एक्सिस पे बैठ रहे हो तो आपको रियल फोर्सेस को का तो टॉर्क कंसीडर करना ही है, लेकिन स्यूडो फोर्सेस का भी टॉर्क आपको कंसीडर करना है। एक बात और सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट, तो मैं खैर आगे प्रूफ कर दूंगा, है ना। अभी के लिए डायरेक्टली सुन लो कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम अच्छा यार, तो लगा आवाज ही नहीं आ रही। तो हम क्या कह रहे हैं कि स्यूडो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो अभी तक इस चैप्टर से पहले तक जब भी हमने स्यूडो फोर्स लगाया वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पे लगाया। पॉइंट ऑब्जेक्ट का तो साइज ही बहुत छोटा सा है, तो स्यूडो फोर्स कहीं भी लगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, मतलब वो तो एक ही पॉइंट साइज का है। लेकिन यहां पे अब अपने पास रिजिड बॉडी आ जाएगी, कभी आ जाएगा स्फीयर, कभी आ जाएगा मतलब हेमिस्फीयर, कभी डिस्क, कभी आधी डिस्क, कभी सिलेंडर, कभी रॉड, जो कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप कोई ऑब्जर्वर हो और आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है,
उस पे अगर आप स्यूडो फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तो आप स्यूडो फोर्स लगाओगे। स्यूडो फोर्स कहां लगता है? तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो फोर्स is actually what is center of mass of that object। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्यूडो फोर्स लगा रहे हो तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां आएगा? स्यूडो फोर्स कहां से पास करता है? सेंटर ऑफ मास पे लगता है, सेंटर ऑफ मास से पास करता है। तो हो गया अपने पास एक बहुत ही बढ़िया काम। ठीक है, तो यहां पर मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट। लेट्स से वी आर अनेबल टू फाइंड फिक्स्ड एक्सिस, या हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन, व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन और सेकंड प्रायोरिटी? अपनी कौन है? फिक्स्ड एक्सिस। ये मिल गई तो बल्ले बल्ले, नहीं मिली तो वी विल चूज कौन सा? एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। वी विल चूज एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। क्यों? क्योंकि मुझे लफड़ा ही नहीं। फिर देखो क्या था, और कोई एक्सिस को लेने में लफड़ा ये था, हो सकता है वो नॉन इनर्शियल हो। नॉन इनर्शियल होने की वजह से स्यूडो फोर्स का एक अपने पास बोझ आ जाएगा कि उसको भी कैलकुलेट करना, उसका भी टॉर्क निकालना। तो इस बोझ को हटाने के लिए आपका साथ कौन दे रहा है? सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस। भैया ये कंसेप्ट है, इसको पकड़ के रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। लोग लगा देते हैं लेकिन ये नहीं पता होता क्यों लग रही है। फिर उनको कहते हैं कि भाई साहब सवाल तो समझ में आ गया, लेकिन है ना नए सवाल नहीं बनते। इसलिए नहीं बनते क्योंकि आप कंसेप्ट नहीं पकड़ रहे हो। कंसेप्ट पकड़ो, सॉल्यूशन पे इतना फोकस मत करो, कंसेप्ट पे फोकस करो। क्यों लगा, कैसे हुआ? तो मैं कह रहा हूं कि हम वी विल चूज एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, है ना। इसमें क्या फायदा है? अगर आप टॉर्क लिखते हो अबाउट एन एक्सिस विच इज एक्चुअली पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो इन दिस यू जस्ट हैव टू कंसिडर द टॉर्क फ्रॉम द रियल फोर्सेस। क्यों? क्योंकि अगर ये नॉन इनर्शियल भी हुई तो स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, और सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है? एक्सिस पे। और हम जानते हैं कि एक्सिस से पास करने वाले फोर्सेस का टॉर्क क्या आता है? जीरो। तो भाई सेंटर ऑफ मास एक्सिस पे लाई कर रहा है और स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, मतलब एक्सिस से पास कर रहा है, तो उसका टॉर्क क्या आएगा? फिर जीरो आएगा। तो टॉर्क ऑफ, इफ देयर इज अ स्यूडो फोर्स, इफ, भाई जरूरी नहीं है ना स्यूडो फोर्स हो सकता है सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड नहीं हो आपका, सेंटर ऑफ मास जो है वो कैसा हो? वो आपका इनर्शियल फ्रेम हो। लेकिन अगर नॉन इनर्शियल है तो भी स्यूडो फोर्स क्या आ जाएगा? जीरो। इवन इट इज नॉन इनर्शियल तो भी भैया कोई लफड़ा नहीं है। तो बिंदास जो है आप सेंटर ऑफ मास, तो हम मैंने बता दिया भाई। इसलिए ऐसा नहीं कि मैं कोई और एक्सेस नहीं ले सकता, ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश हमेशा इन दो एक्सेस की। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी रहेगी फिक्स्ड एक्सेस अगर मिल जाती है, जैसा दरवाजे में फिक्स्ड एक्सेस है, पता है फिक्स्ड एक्सेस, तो फिक्स्ड एक्सेस। नहीं तो फिर मैं चूज करूंगा सेंटर ऑफ मास वाली एक्सेस। फायदा उसका मैंने आपको बता दिया। अब ये पूरा चैप्टर जो है हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे यहां से, है ना। वैसे एक और पार्ट है इक्विलिब्रियम, मतलब आज के लेक्चर के बाद से हम इस पूरे चैप्टर को दो टुकड़ों में पढ़ेंगे। एक होगा रोटेशन फ्रॉम फिक्स्ड एक्सिस, तो उसमें तो मामला एकदम इजी इजी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसके अंदर फिक्स्ड एक्सिस होगी तो हमको कोई टेंशन ही नहीं है। फिक्स्ड एक्सिस रहेगी तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, सब कुछ कहानी लिखेंगे। लेकिन जैसे ही फिक्स्ड एक्सिस नहीं रही तो फिर ये काम आएगा आपके। अभी ही बता दिया है, ध्यान से सुनना। चलो, ये कहानी अपनी हुई और अब हम फाइनली प्रोसीड कर रहे हैं किसकी तरफ? इक्विलिब्रियम की तरफ, जो हमारे आज के लेक्चर का अंत है। इक्विलिब्रियम, ऑब्वियसली हम कौन से इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। चलो पहले इधर एक साथ ही लिख देते, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अब यार इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है? तो हमने जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है क्या? हमने पढ़ा है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना।
तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। बाकी तो फिर वो आगे की बातें हैं कि फिर एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, है ना, मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा, रेस्ट पे है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और मूव करते हुए पे है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये सारी कहानी हमने देख रखी है ना। तो अगर मास आपका नॉन जीरो है तो भाई साहब आपका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जीरो। और इसी तरीके से अगर आप बात करोगे एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। यहां पे दो स्थितियां हो सकती है, या तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है और या वेलोसिटी जो है वो नॉन जीरो हो सकती है। ये आपको बताता है कौन सा इक्विलिब्रियम? ये है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और ये जो है वो है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये सब कहानी हमने ऑलरेडी पहले की हुई है। इसी प्रकार जिस प्रकार ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऐसे डिफाइंड है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? अब हम बात करने जा रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम अब तुम समझ ही गए होंगे, जिस तरीके से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या जीरो होना चाहिए? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अपना जो है टॉर्क जीरो होना चाहिए। नेट टॉर्क, दिस मस्ट बी जीरो। टॉर्क जीरो कब होगा? अगर हम चलते हुए चले, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा से बात करूं और आई आपका नॉन जीरो है, तो आप सीधे सीधे यहां से कह सकते हो कि अल्फा जीरो हो जाएगा। टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, अल्फा आ जा रहा है टॉर्क अपॉन आई, तो अगर टॉर्क जीरो तो अल्फा जीरो। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का जीरो होना, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाना। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाना मतलब अगेन दो केस, एक आपका जब ओमेगा जीरो है, ये आ जाएगा आपका स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, वही सेम कहानी जो ऊपर लिखी हुई, और जब आपका ओमेगा नॉन जीरो है तो ये आ जाएगा आपका डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। दोनों ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो कोई चीज अगर रुकी हुई है, जैसे भाई मैंने कहा कि ये मान लो रिमोट है, ये रखा हुआ है, क्या ये रोटेट कर रहा है? इसका ओमेगा कितना है? तुम बोलोगे जीरो। तो क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में? हाँ। क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में? हाँ। तो यहाँ पे स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई साहब ये चल रहा है, सब घूम रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो अगेन अल्फा इज जीरो, दैट्स व्हाई टॉर्क इज जीरो, दैट्स व्हाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है अल्फा जीरो होना चाहिए। आई बात समझ? अब अल्फा जब जीरो है, मतलब अगर मान लो रोटेशन हो ही नहीं रहा है, रोटेशन हो ही नहीं रहा है, अब यार जब रोटेशन हो ही नहीं रहा है तो फिर एक्सिस तो जहां मर्जी पड़े वहां लो। जब पूरी बॉडी ही रुकी हुई है, हम कह रहे हैं फिक्स्ड एक्सिस हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, अब मैं कह रहा हूं भाई पूरी बॉडी रुकी हुई है, रोटेशन ही नहीं हो रहा, रोटेशन ही नहीं हो रहा, तो यार तुम्हारी एक्सिस कैसे डिफाइन करोगे? तुम तो बोल दो हर एक्सिस, हर लाइन फिक्स्ड एक्सिस है, हर लाइन फिक्स्ड एक्सिस है। मुझे कोई लफड़ा ही नहीं है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। जब चीज रुकी हुई है, रुकी हुई है तो अपनी मर्जी पड़े एक्सिस उठा लो, मर्जी पड़े जो पॉइंट वो उठा लो, आप एकदम फ्री हो पॉइंट चूज करने के। जैसे ही रोटेशन होने लग जाएगा तब दिक्कतें आ जाएंगी, और वो भी तब जब फिक्स्ड एक्सिस नहीं रहेगी। जब तक रोटेशन नहीं हो रहा है, ये अपनी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो आपकी डिफाइन ही नहीं हुई अभी, क्योंकि कोई भी चीज रोटेट कर ही नहीं रही, तो हर एक्सिस आपकी एक तरीके से फिक्स्ड हो गई, तो मर्जी पड़े वो पॉइंट उठाओ और फोर्स को, सॉरी टॉर्क को क्या करो? बैलेंस करो। ये है अपना मेन आइडिया, नेट टॉर्क इज जीरो। तो जिस तरीके से एनएलएम में हमने टॉर्क बैलेंस, सॉरी फोर्स बैलेंस करके इक्विलिब्रियम पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक आध क्वेश्चंस हम यहां पर टॉर्क के ऊपर भी कर लेंगे, ठीक है? चलिए आइए बात करते हैं, और बहुत ही सबसे बेसिक एग्जांपल है ना, हर गली मोहल्ले की कोचिंग में आपको ये एग्जांपल मिल जाएगा मतलब बहुत बेसिक एग्जांपल है ना, स्कूल लेवल का है। तो इसको क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि भैया दो आदमी है, दोनों आदमियों ने एक प्लैंक को उठाने का सोचा, ठीक है, और प्लैंक को उठाने का सोचा तो एक आदमी ने उठाया, उसने अपने सर पे रख लिया, इसने भी अपने सर पे रख लिया, दोनों इस प्लैंक को लेके चलते हुए जा रहे हैं ना, ऐसे चलते हुए जा रहे हैं। आई बात समझ? अब इनमें से एक आदमी चतुर था। कौन था? चतुर। चतुर मतलब चालाक। तो ये बंदा जो है, ये तो यहाँ पे खोपड़ी रख के खड़ा हो गया, ये इधर खोपड़ी रख के खड़ा हो गया। तुमको बताना है कि कौन चालाक है। भाई चालाक क्या करेगा? चालाक हमेशा अपना फायदा ढूंढेगा, है कि नहीं?
चालाक थोड़ा अपना फायदा ढूंढेगा, चालाकी करेगा, मतलब फायदा, मतलब ये दोनों ने मिलके इस प्लान को उठा रखा है, लेकिन इनमें से एक होगा जो थोड़ा तकलीफ में ज्यादा होगा। तकलीफ में ज्यादा होना मतलब उसको जो इस प्लैंक का वेट है ज्यादा बियर वो कर रहा होगा, उसको ज्यादा बैलेंस करना पड़ रहा होगा प्लैंक का वेट, दूसरे को कम करना होगा, करना पड़ रहा होगा। आपको वही बताना कि कौन चालाक है और कौन जो है बेचारा सीधा साधा सयाना बंदा है ना। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि मेन क्वेश्चन तो यह है कि भैया रिएक्शन, फाइंड द रिएक्शन फोर्स, फाइंड द रिएक्शन फोर्स, फाइंड द रिएक्शन फोर्स फ्रॉम मैन 1 एंड मैन 2 ऑन द रॉड या प्लैंक। तो भैया एफबीडी बनाएंगे, सबसे पहला काम एफबीडी अपने को बनाना है। तो आपको पता है कि ये एकदम कहां लगेगा, मिड पॉइंट पे, एमजी में तो कोई डाउट नहीं। मैंने कहा इसके टकले से, इसके खोपड़ी से जो नॉर्मल लगा वो लगा कितना, N1, और यहां से जो नॉर्मल लगा वो हमने कहा N2। अब अगर N2 N1 दोनों सेम है तो यार कोई दिक्कत नहीं। N1 N2 में से कोई एक ज्यादा है, मान लो N1 ज्यादा है तो भाई साहब अपना ये बेचारा भोला भाला आदमी और ये चालाक, और अगर ये ज्यादा है तो ये भोला भाला और ये चालाक। मेन चीज अपनी ये है कि यहां हम क्या कह रहे हैं, यहां हम कह रहे हैं कि जो हमने सीखा है वो नहीं भूलना है, जो यहां नया सीख रहे हैं वो भी अप्लाई करना है। तो क्या यहां पर अपना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है क्या? अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे हैं, मान लो खड़े ही है यार, खड़े है ये मस्त खड़े, क्या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है क्या? तुम बोलोगे हाँ है। क्यों? mg नीचे लग रहा है, दो नॉर्मल ऊपर लग रहे हैं, कोई चीज में मोशन नहीं है। डेफिनेटली आप कह सकते हो कि n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू mg। अब यदि बात की जाए किसके, ये किससे बात कर रहे हैं हम, ऑब्वियसली फ्रॉम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई n1 और n2 की वैल्यू निकालो, बिना टॉर्क के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किए हुए आप n1 n2 नहीं निकाल सकते। इस चैप्टर से पहले तक बस आप इस बात तक पहुंच सकते हो, n1 और n2 कितना था उसमें आप तुक्के मार सकते हो कि आधा आधा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये ज्यादा होगा, वो ऐसा कर सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू आपको कौन निकाल के देगा? टॉर्क का कंसेप्ट। अब टॉर्क का कंसेप्ट भाई साहब क्या है? सबसे पहली बात आपको पॉइंट चूज करना पड़ेगा कि किसके अबाउट आप टॉर्क बैलेंस करोगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0। तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आप ले सकते हो, ए बी या सेंटर ऑफ मास का मैंने कह दिया सी। सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा एमजी आपका। आप ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हो, बी या सी ले सकते हो, या कोई और पॉइंट भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है पूर्ण तरीके से। अब क्या आंसर पे कोई असर पड़ेगा ए सी और बी को चूज करने पर? नहीं, आंसर तो आपके सेम ही आने, चाहे आप ए निकालो, बी निकालो या सी निकालो। एक एक करके मैं तो तीनों पॉइंट से समझा देता हूं कि इधर से हमको मिलेगा क्या चीज। बाकी आप जानते हो कि यार आपके पास एक इक्वेशन है, एक और चाहिए, तीनों में से कोई एक पॉइंट ले लोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन हमको ध्यान ये रखना है कि हम कोशिश ये करें कि ऐसा पॉइंट हम उठाएं जिसके अबाउट ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस का टॉर्क 0 हो जाए। तो यहां पर अगर आप ए पॉइंट लेते हो तो n1 का टॉर्क 0 हो जाएगा, और वो फोर्सेस अननोन होने चाहिए, ऑब्वियसली अननोन फोर्सेस का टॉर्क 0 हो जाए। तो मैंने कहा कि यार ए पॉइंट उठा लेता हूं, ए पॉइंट से n1 अननोन है, उसका टॉर्क 0 हो गया, फोर्स बोल देता शायद टॉर्क 0 हो जाए। n1 अननोन है, उसका टॉर्क 0 हो गया, तो ए चूज करना एक अच्छा जो है अप्रोच रहेगा। बी को चूज करना भी इक्वली उतना ही अच्छा अप्रोच रहेगा, क्योंकि बी वाले केस में भी एक अननोन का टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल उस बी पॉइंट से ही पास कर गया। कोई भी फोर्स अगर किसी पॉइंट से पास कर जाता है तो उस पॉइंट के अबाउट उसका टॉर्क 0 आ जाता है। लेकिन सेंटर ऑफ मास पे अगर आप देखोगे तो सेंटर ऑफ मास से mg जो नोन फोर्स है उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। हालांकि यहां से भी एक रिलेशन मिलेगा जो अपने को कुल मिला के फायदा तो करना ही करना है, लेकिन फिर भी मैं क्या कह रहा हूं, एक बार हम देख के चलते हैं कि भाई अबाउट पॉइंट ओ, अगर आपने किसके अबाउट बात करी, अबाउट पॉइंट ए, सॉरी ए पॉइंट के अबाउट अगर आप बात करते हो तो ध्यान से सुनना हो क्या रहा है। ए पॉइंट के अबाउट n1 का टॉर्क 0 आ गया, ए के अबाउट mg का लाइन ऑफ एक्शन, ए पॉइंट के अबाउट mg का लाइन ऑफ एक्शन आ रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डिस्टेंस दे रखी है l/4, ये l/2 है, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी आ जाएगी, l/4, और ये डिस्टेंस आपके पास कितनी आ जाएगी, l/2।
तो ए पॉइंट से mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है l/4 और b का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना 3l/4। तो हम यहां से सीधे सीधे कह सकते हैं कि ए पॉइंट के अबाउट mg जो है इस रॉड को ऐसा रोटेट करना चाह रहा है, n2 जो है वो ऐसा रोटेट करना चाह रहा है। आप खुद सोचो, इस पॉइंट के अबाउट अगर आप रोटेशन देखोगे तो n2 इसको ऐसा रोटेट कर रहा है क्योंकि वो ऊपर लग रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। mg इसको नीचे रोटेट करना चाह रहा है, पर ये रोटेट तो हो ही नहीं रहा, ना ये नीचे जा रहा ना ये ऊपर जा रहा। क्यों? क्योंकि दोनों टॉर्क, एक इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है, एक क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है, तो दोनों इक्वली लग रहे होंगे इन मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई दे आर कैंसलिंग ईच अदर। जैसे मैं कहूं कि एक फोर्स मैंने 2 न्यूटन ऊपर लगाया, एक 2 न्यूटन नीचे लगाया, तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर इन दोनों का टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा, तो आप कह सकते हो अबाउट पॉइंट ए mg का टॉर्क इज mg l/2 माइनस k कैप, या सिर्फ आप माइनस से भी काम चला सकते हो, क्लॉकवाइज है। और n2 का टॉर्क इज n2 इंटू 3l/4 प्लस, एंड दिस नेट टॉर्क इज 0। आप इसको ऐसा भी कह सकते थे कि क्लॉकवाइज वाला इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज वाला। इक्वलिटी के दोनों साइड्स मैग्नीट्यूड कंपेयर कर देते, यहां से ये मामला कैंसिल, ये मामला कैंसिल, और n2 की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है? वो आ गई है 2mg/3। n2 की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है अपनी कितनी? 2mg/3, है ना? गड़बड़ हो गई ना, वही तो ज्यादा कैसे आ गया यार? l/4 mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? l/4। यहां से अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा mg l/4 और ये n2 3l/4, तो इससे कटा इससे कटा इससे कटा, तो ये n2 आपके पास आ गया mg/3। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा यार, जब n1 और n2 मिला के mg है और n2 आपका mg/3 आ गया है, तो n1 कितना आ जाएगा? n1 आ जाएगा 2mg/3। तो आपको पता लग गया कि भैया चालाक कौन है। बेचारा n1 भोला वाला इंसान है, मैन 1 और मैन 2 थोड़ा सा चालाक है, इसलिए कम फोर्स उठा रहा है ना? तो यहां से आपको ये बात समझ में आई, पॉइंट ए। अब ऐसे ही कहानी आप पॉइंट बी के लिए कह सकते हो, सेम कहानी आप जो है पॉइंट सी के लिए कह सकते हो। तो जब मैं बात कर रहा हूं किसकी? पॉइंट बी की, तो हम क्या कहेंगे? ध्यान से सुनना बातों को। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब मैं पॉइंट ले रहा हूं बी, तो बी के लिए भी अब मैं वही करूंगा कि इसके अबाउट टॉर्क 0। अब बी के अबाउट mg इसको रोटेट करना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज, और n1 रोटेट करना चाहता है क्लॉकवाइज। दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ये कैसे पता लग रहा है? क्योंकि वो रोटेट नहीं हो रहा। तो n1 इंटू 3l/4, n1 इंटू 3l/4 इज इक्वल्स टू mg इंटू l/2। ये वाली दूरी कितनी है? l/2। यहां से आपको जो है सीधे सीधे n1 की वैल्यू मिल गई कितना? 2mg/3, जो आपने पहले भी निकाल ली थी, आपने पहले भी निकाल ली थी, लेकिन अभी इससे भी मिल गई। तो इस तरीके से आप जो है n1 निकाल। और अगर आप यहां पे सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट ले लेते हैं आप, तो क्या कहेंगे हम? अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का टॉर्क 0 आ जाएगा। n1 जो है इसको रोटेट करना चाहता है क्लॉकवाइज, और n2 इसको रोटेट करना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि टॉर्क अपना 0 है, क्योंकि वो रोटेट नहीं हो रहा। तो n1 इंटू l/4 इज इक्वल्स टू n2 इंटू l/2। यहां से आप इन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं कि किसको ज्यादा उठाना पड़ेगा। तो भाई साहब इधर आपको साफ दिख रहा है n1 ज्यादा तकलीफ में होगा, वो डबल वेट जो है लगभग लगभग उठा रहा है ना? कितना वेट उठा रहा है वो? लगभग नहीं, एग्जैक्टली डबल उठा रहा है। इसका n2 जितना वेट उठा रहा है उसका डबल वो उठा रहा है। इस तरीके से आप अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आप चूज कर सकते हैं। तो एक सवाल अब हम देखते हैं जो यहां पर दिया गया है। अगेन दिस सवाल इज वेरी वेरी इजी, इसमें कुछ खास बात नहीं है, बस जो आपको समझाया वही लगाना है। आपको यहाँ पे क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द कांटेक्ट फोर्सेस। अब ऑल द कांटेक्ट फोर्सेस में क्या क्या मतलब है? एक रॉड है, यहां से इसको हिंज किया गया, ये रॉड रोटेट कर सकती है लेकिन ये गिरती, लेकिन इधर से एक रस्सी बांध दी हमने, ये रस्सी 37 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हिंज से रिएक्शन आएगा, यहाँ के इनके बीच में नॉर्मल आएगा, रस्सी में टेंशन आएगा, तो ये टेंशन, ये नॉर्मल, हिंज से रिएक्शन, ये सब हमें कैलकुलेट करना है।
क्या करेंगे आइए देखते हैं। भाई सबसे पहली बात यार, इन दोनों के बीच का नॉर्मल निकालना तो बड़ा आसान काम है। आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि भाई इस पे जो है नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा क्या, नॉर्मल। तो आपका जो ये नॉर्मल आ रहा है वो mg के इक्वल आ जा रहा है, नो डाउट, बिकॉज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। तो पहला मामला तो यहीं पे सेट हो गया। ये तो एकदम फर्जी सवाल था, है ना। बाकी देखते हैं, बाकी भी फर्जी है, उसमें कुछ खास नहीं है। आपको करना क्या है कि रॉड ले लिया आपने, सबसे पहला काम है आपका एफबीडी ड्रॉ करना। एफबीडी ड्रॉ करना तो ये ध्यान रखो, जब भी हिंज के से कनेक्टेड होगी कोई रॉड तो आप हिंज से रिएक्शन फोर्सेस लग सकते हैं, जो कि एक्स और वाई डायरेक्शन कहीं पर भी हो सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि हिंज जब भी आ रही है तो एक तो रॉड के अलोंग और रॉड के परपेंडिकुलर ले, या फिर एक्स और वाई डायरेक्शन में ले। यहां पर तो रॉड जो है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही है, तो हम रॉड के अलोंग जो रिएक्शन है उसको आर एक्स बोल देंगे और रॉड के परपेंडिकुलर जो रिएक्शन है उसको आर वाई बोल देंगे। तो मैंने यहां से मुझे लगा कि भाई हिंज जो है तो मान लो इधर रिएक्शन दे रही है। अब तुम बोलोगे आपको कैसे पता लगा इधर धक्का दे रही है ये। मैंने कहा यार मुझे तो ये भी नहीं पता कि दे रही है कि नहीं दे रही है, खैर इधर तो पता है आराम से, लेकिन कई केसेस में शायद आपको नहीं पता चलेगा हिंज जो है धक्का दे रही है कि खींच रही है। आप तो यार डायरेक्शन बना दो, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गई इसका मतलब आपने डायरेक्शन सही मानी, अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई इसका मतलब आपने डायरेक्शन गलत मानी, और अगर वैल्यू जीरो आ गई इसका मतलब रिएक्शन लग ही नहीं रहा। तो ये आदत हमेशा डाल लो कि रॉड के पैरेलल और रॉड के परपेंडिकुलर, तो मैं आर पैरेलल आर परपेंडिकुलर भी कहता था। तो एक तो ये अपना एक्सटर्नल आ गए। फिर इसके बाद टेंशन जो है अपनी ऐसी लग रही है, मैंने कहा यार टेंशन के भी कंपोनेंट के फॉर्म में ही उसको लिख देते हैं। टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा टी कॉस 37। कॉस 37 आपके पास कितना होता है, वो होता है 4/5, तो टेंशन का ये कंपोनेंट आ जाएगा 4/5 इंटू टी, और साइन 37 तो ये आ जाएगा 3/5 इंटू टी। और साथ ही साथ अपने को जो है क्या होगा, इधर से जो ये mg रखा हुआ है इसका वेट नॉर्मल हो गया इंटरनल, मैंने दोनों को ले लिया, ठीक है। और इसका भी mg जो यहां लग रहा हो, अच्छा ये दूरी आपको बताई नहीं गई है तो ये दूरी मैंने ले ली, कितनी भाई L/4 की। यहां से ये दूरी आपकी है L/4, और क्योंकि ये रॉड का mg है तो ये आ जाएगा L/2, ठीक है। अब ये अपने पास फोर्सेस है, अब तुम्हारे पास बहुत सारे चॉइसेस है कहां क्या लेना चाहते हो। भाई अपने लिए जो पॉइंट्स मैं जो आपको बता रहा हूं, भाई देखो आप ए के अबाउट बैलेंस कर लो, इसके अबाउट बैलेंस कर लो, सी के अबाउट बैलेंस कर लो, बी के अबाउट बैलेंस कर लो, डी के अबाउट बैलेंस कर लो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं भाई यहां पे चूज करना चाहूंगा किसको, ए पॉइंट को। फायदा ए पॉइंट को चूज करने का ये है कि आपका आर एक्स आर वाई और टेंशन का ये जो कंपोनेंट है उसका टॉर्क जीरो हो गया। आर एक्स का टॉर्क जीरो, आर वाई का टॉर्क जीरो, क्योंकि वो ए से पास कर रहे हैं, और टेंशन के भी ये कंपोनेंट का टॉर्क जीरो। जैसे ही मैंने बात करी अबाउट ए, तो आपको ये समझना होगा, इसको इन दो फोर्सेस को तो भूल जाओ, टेंशन को भूल जाओ, सॉरी टेंशन के इस कंपोनेंट को भूल जाओ। तो ये दोनों mg इसको रोटेट करना चाह रहे हैं क्लॉकवाइज, और टेंशन का ये कंपोनेंट अकेला, ये अकेला इन दोनों के टॉर्क को बैलेंस कर रहा है। अगर आप ए के हिसाब से बात करते हो तो mg का जो टॉर्क आएगा वो आ जाएगा, एक तो आ जाएगा mg L/4 और दूसरा टॉर्क आ जाएगा mg L/2, और ये दोनों मिलके टेंशन के टॉर्क को, जो कि आ रहा है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना L, भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/4 है, ये L/2 है और ये L है, बस निपट गया सवाल खत्म। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 3mg/4 इज इक्वल्स टू 3t/5, 3 से 3 कटा, और यहां से टेंशन आपका आ जाएगा 5mg/4। बड़े आसानी से आपने यहां पे क्या बता दिया भैया, टेंशन बता, ठीक है। नॉर्मल निकल चुका है, टेंशन निकल चुका है, अब क्या अननोन बचा है, एक आर एक्स और एक आर वाई। आर एक्स में मैं क्या कर देता हूं ना, एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लगा देता हूं, एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो आप लिख सकते हो सीधे सीधे आर एक्स इज बैलेंसिंग 4t/5, खत्म। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है अपने पास 5mg/4, आर एक्स आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा mg। सिंपल सी बात है, यहां पे कोई तकलीफ मेरे हिसाब से नहीं। आगे अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कह रहे हैं अभी, आर वाई, तो आर वाई को कैलकुलेट करना भी अब कोई बड़ी बात नहीं।
वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम रख के ट्रांसलेशन आप लिख सकते हो ry प्लस 3t/5 इज इक्वल्स टू 2mg। एक तरीका हो जाएगा आपका, सीधे सीधे ry निकल जाएगा। या फिर मैं लिख देता हूं यहां पर कि वाई डायरेक्शन में आपने क्या लिखा, वाई डायरेक्शन में आपने लिख दिया ry प्लस 3t/5 इज इक्वल्स टू 2mg। खत्म, t की वैल्यू उठा के यहां से पटको और ry निकाल लो। और क्या तरीका हो जाएगा, और जो तरीका हो जाएगा यहां पर वो हो जाएगा आपके पास कि भाई हम यहां से क्या करें, ए पॉइंट ना लेकर के आप कहोगे नहीं मैं तो जो है बी पॉइंट लूंगा, हाँ बी पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बी पॉइंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे आपका आर वाई जो है निकल जाएगा। जब आप बी पॉइंट लेते हो अबाउट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट या अबाउट बी वही सहूलियत आपको मिलती है, वही आराम आपको मिलता है जो क्या है, बी पॉइंट के अबाउट टेंशन का टॉर्क जीरो हो गया क्योंकि वो वहां से पास कर रहा है, आर एक्स का टॉर्क जीरो हो गया, आर वाई अकेला जो है इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है और ये दोनों एमजी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहे हैं अबाउट पॉइंट बी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आर वाई इंटू एल इज इक्वल्स टू mg इंटू 3l/4 प्लस mg इंटू l/2। एल उड़ा दो और यहां से अपने पास ये कितना आ जाएगा 5mg बाय, ये अपने पास 5mg/4 टेंशन के इक्वली ये वैल्यू आ जाएगी, है ना, 5mg/4। इससे भी एक बार चेक कर लेते, तो हमारे पास ये आ जा रहा था आर वाई और ये टेंशन कितनी आ रही है, टेंशन आ रही है अपने पास 5mg/4, तो ये तो आ रहा है 2mg। यार मुझे थोड़ा सा घपला लग रहा है ना, टेंशन क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी वैसी आ रही है ना, टेंशन आ रही है अपने पास 5mg/4, ये आ जा रहा है 3mg/4। चलो डाउट रिजॉल्व, देख लो, सॉल्व करके देखा हमने 428 माइनस 3, 5mg/4 आया, यहां से भी 5mg/4, यहां से भी 5mg/4, सेम रिजल्ट आएगा, कोई लफड़ा नहीं। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए और बढ़ते हैं अगले सवाल की। ये सवाल भी कुछ खास टफ नहीं है, टफ सवाल आने वाले हैं, टफ सवाल मतलब थोड़े से बढ़िया सवाल आने वाले हैं, दो जो लास्ट के सवाल रहेंगे। अभी जो है हम बेसिकली बस इस सवाल की बात करें, ये भी आसानी है होने में। आपको कह रहा है फाइंड ऑल द कॉन्टेक्ट फोर्सेस, एक रॉड है, अच्छा ये दिया, तो ये दिया हुआ रॉड इज एट रेस्ट, रॉड इज एट रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम में तो हो गई रॉड, ये वॉल स्मूथ है, ये रफ है और ये रॉड है, और आपको कहा गया है सारे कॉन्टेक्ट फोर्स निकालिए। अब देखो कॉन्टेक्ट फोर्स, सबसे पहले मैं एफबीडी की बात करूंगा, तो एफबीडी में क्या क्या आएगा, एफबीडी में अपने पास आएगा mg, और हमारे पास आएगा नॉर्मल फ्रॉम द वॉल, और हमारे पास आएगा नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड, और हमारे पास फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो इस NW को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन लगना चाहिए यहां पर, और वो कैसा आएगा, स्टैटिक। ये आपके पास एफबीडी आएगा। अब आपकी चॉइस है, आप कौन सा पॉइंट उठाना चाहते हो, जरा इस बार आप खुद सोच के बताएं। मैंने इस पॉइंट को बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी, जरा खुद सोच के बताएं कि कौन सा पॉइंट लेना ज्यादा अच्छा, मेरे को निकालना क्या है, मुझे एफएस निकालना है, एनजी निकालना है, एनडब्ल्यू निकालना है, कौन सा पॉइंट उठाया जाए टॉर्क के लिए। सबसे पहले आप ये देखें, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, सबसे पहले कौन सा कौन सा पॉइंट उठाया जाए, एक बार आप सोच लो। मुझे लगता है कि सबसे पहले जो फोर्स पॉइंट उठाना चाहिए वो मुझे उठाना चाहिए ए। वजह, क्योंकि दो अननोन फोर्स, यहां पे 3 अननोन है, 3 में से 2 अननोन फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा अबाउट पॉइंट ए। तो अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट हम बात करेंगे यहां पर। सबसे पहली कहानी तो भाई साहब ये कि हमको लाइन ऑफ एक्शन mg की ये ढूंढ ली, ए पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा l/2 cos थीटा। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस l/2 है तो ये आ जाएगी l/2 cos थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई आपकी l/2 cos थीटा। नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं ढूंढूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये है l sin थीटा। तो दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ए पॉइंट से देख लिए। 4 फोर्सेस में से 2 का टॉर्क तो 0 हो गया है। mg इसको रोटेट करना चाहता है क्लॉकवाइज, नॉर्मल इसको रोटेट करना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे nw इंटू l sin थीटा इज इक्वल्स टू mg इंटू l/2 cos थीटा।
कटा कटा तो NW अपने पास कितना आ गया, ये आ गया mg/2 इंटू कॉट थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ NW नॉर्मल जो इस वॉल्व से लग रहा होगा। यही अगर अब मैं बात करूं एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, एक्स डायरेक्शन में क्योंकि इक्विलिब्रियम है, एक्स डायरेक्शन से मैं कह सकता हूं कि Fs इज इक्वल्स टू NW, जो कि आपका है mg/2 cot थीटा। और y डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से आप कह सकते हो Ng इज इक्वल, खत्म। भाई ये चीजें क्यों भूलते हो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मत भूलो ना। तो Ng निकालने के लिए तो सबसे बेस्ट है कि क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में आप इक्विलिब्रियम जो है वो लग रहा है उसकी इक्वेशन यूज कर लो कि ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। तो Ng निकल गया, Fs निकल गया, NW निकल गया, एकदम आसान सा। यहां आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि भैया बताओ कि म्यू की वैल्यू कम से कम कितनी हो कि ये स्टेबल रहे, है ना, मतलब यहां पे रहे। तो Fs आपका ये निकल गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका जानते हो आप, म्यू n से मतलब Ng आपने निकाल ही लिया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू Ng। Ng की वैल्यू आप यहां पटक दो और वहां से आप म्यू की रेंज निकाल लो कि कम से कम कितना होना चाहिए। भाई इसको रोके रखने के लिए कम से कम इतना म्यू। आओ अभी हम बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। अच्छा सवाल है, अच्छा ही इस सवाल में इसलिए नहीं है, ये सवाल बड़ा है खतरनाक, निकाला जा सकता है। अच्छा ही सवाल की बस इतनी सी है, इसमें जो चीजें पूछी गई हैं, है ना, वो आपको अब किस तरीके से आप उस चीज पे जाते हो वो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि यहां पर आपसे पूछा गया है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन दिस। अब ये स्फीयर है, रिंग है, डिस्क है, जो भी है ये, लेकिन यहां ये ऑब्जेक्ट है और ये टिका हुआ है, सब कुछ रेस्ट पर है, सरफेस आपकी रफ है, ये एक रस्सी है, हॉरिजॉन्टल है, ये दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, इसको यहां से बांधा हुआ है और ये नीचे नहीं गिर रहा है। आपको बताना नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। अब कई जने जो है यहां पर सोचेंगे कि यार मैं ये थीटा यूज कर लूं, तो थीटा आपको गिवन नहीं है। गिवन नहीं है मतलब अगर मान लो सवाल, वैसे तो इस सवाल को मैं थोड़ा सा और समझा सकता था, कैसे कि अगर मैं थीटा दे देता ना, मतलब और कम तुम्हें कंफ्यूज कर सकता था, मैं थीटा दे देता तो तुम पीछे पड़े रहते थीटा के हिसाब से और थीटा के टर्म्स में तुम निकालने की कोशिश करते, और इसका जो आंसर आएगा नॉर्मल रिएक्शन का वो थीटा के इंडिपेंडेंट आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस सवाल को आसान कर दिया तुम्हें ये बता के कि मैंने थीटा दिया ही नहीं, तो तुम्हारा अपने आप दिमाग जो है थीटा को यूज करने पर ना जाए, दिमाग जो है वो थीटा को यूज करने पर ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा नहीं दिया। तो ये तुम्हारी एक तरीके से मदद कर दी है मैंने सवाल को सॉल्व करने में। अब सुनो कहानी क्या कह रही है। कहानी ये कह रही है कि भाई नॉर्मल रिएक्शन जो है वो आपको पता करना है यहां पर। तो ये नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो आपको पता करना है, तो भैया सबसे पहले तो एफबीडी बनेगा। एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी अगर मैं बनाने लगूंगा तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि टेंशन कुछ ऐसे लग रही है, रस्सी का काम है खींचना तो वो खींचेगी। एमजी जो होगा वो कुछ ऐसा लगेगा, नो डाउट एमजी कुछ इस प्रकार लगेगा यहां पर, है ना। और अब यहां से आप देखोगे तो आपका एक नॉर्मल यहां से लगेगा, तो आपका ये टेंशन आ गया, ये नॉर्मल आ गया, ये एमजी आ गया। फ्रिक्शन में हो सकता है काफी लोग भ्रमित हो कि भाई कैसा किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, तो ढूंढ सकते हो आराम से। कई लोग बोलेंगे भाई सीधा क्योंकि वो नीचे आना चाहता है तो फ्रिक्शन ऐसा लगेगा। भाई रोटेशन में ऐसे काम नहीं होता कि वो नीचे आना चाहता है तो फ्रिक्शन ऐसा लग जाएगा, ऐसे काम नहीं होता। रोटेशन में फ्रिक्शन कहीं भी लग सकता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। खैर यहाँ पे वो लगेगा इसी डायरेक्शन में, वो कैसे, आप ऐसा नहीं कह सकते रोटेशन में। मान लो आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ फ्रिक्शन किधर लगा, तो आप बोलो सर देखो क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे तो ये नीचे आना चाहता है तो फ्रिक्शन किधर लगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं होगा रोटेशन में। आपको थोड़ा सा और प्रिसाइज वे में इसको बताना पड़ेगा। हालांकि आपका आंसर सही होगा, लेकिन ये लॉजिक आपका गलत है, ये अप्रोच आपकी गलत है कि वो नीचे जाना चाहिए इसलिए फ्रिक्शन। आप यहां क्या करेंगे, आप यहां पर ओ पॉइंट उठाएंगे। आप एक ऐसा पॉइंट उठाओ जहां पे पहली बात तो फ्रिक्शन का टॉर्क जो है वो नॉन जीरो हो।
तो ये पॉइंट तो मैं चूज कर सकता नहीं, तो मैंने ओ पॉइंट उठा लिया। ओ पॉइंट मैंने क्यों उठाया, क्योंकि ओ पॉइंट की मदद से आपको साफ पता लग रहा है कि mg और नॉर्मल का टॉर्क 0 आ रहा है। तो ओ पॉइंट के हिसाब से सिर्फ बचते हैं दो फोर्स, एक टेंशन और एक फ्रिक्शन। तो टेंशन इसको कैसा रोटेट करना चाहती है, आप उठाओ ये पॉइंट ओ और टेंशन को लगाओ इधर, तो ये मार्कर कैसा रोटेट हुआ ओ पॉइंट पे, यहां से टेंशन का ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मार्कर कैसा रोटेट हुआ इस डायरेक्शन में। तो ये ओ पॉइंट के अबाउट टेंशन इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहती है, इसका मतलब फ्रिक्शन इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, फ्रिक्शन को ऐसा ही लगना होगा। इस वजह से फ्रिक्शन जो है वो आपका स्टैटिक होगा और ऐसा लगेगा, और जी यहां पर फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। चलो हुई बात यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकाला था नॉर्मल रिएक्शन। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और सोचें कि क्या पॉइंट लेना चाहिए, किस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क देखें, क्या करें क्या नहीं करें, और फिर बात की जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम थोड़ा सा पॉइंट जो लेंगे, तो ये सवाल लेने का पर्पस मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि अक्सर लोग जो है वो उनकी आदत होती है कि बॉडी पे ही कोई पॉइंट ढूंढा जाए। जैसे कि अभी तक हमने जो सवाल किए कि बॉडी पे ही फोर्स लग रहे हैं, टेंशन इस पे लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो कोई ये पॉइंट ले लेगा, ये पॉइंट ले लेगा, ये पॉइंट ले लेगा। बहुत ही कम लोग होंगे जो इस पॉइंट पे जाएंगे। मैं इसके और अप्रोच पे नहीं जा रहा, मैं इसकी सबसे बेस्ट अप्रोच पे जा रहा हूं, है ना, क्योंकि यार वो और अप्रोच पे जाना तो वो तुम भी कर सकते हो, और पॉइंट्स के अबाउट तुम निकाल के जो है बैलेंस। सबसे बेस्ट अप्रोच पे जा रहा हूं भैया, पॉइंट ए। क्यों है पॉइंट ए, कैसे पता लगा? पता नहीं लगा भाई, मैंने तो इस टाइप के सवाल कर रखे, इसलिए मुझे आइडिया है कि भैया इस तरीके से भी देख लो, बाहर कोई पॉइंट मिल जा रहा है वो भी देख लो। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि नॉर्मल पूछा है, तो ए पॉइंट के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क नॉन जीरो है। ए पॉइंट को चूज करना बढ़िया बात है। पहली बात, ये पॉइंट और ये पॉइंट चूज करना घटिया बात होती है, क्योंकि नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो जाता है, तो नॉर्मल कैसे निकाल? तो मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया ए। क्या फायदा हुआ ए पॉइंट को चूज करने से? ए पॉइंट को चूज करने से ये फायदा हुआ कि टेंशन और फ्रिक्शन दोनों का ही टॉर्क जीरो हो गया, क्योंकि टेंशन भी ए से पास कर रहा है और फ्रिक्शन भी ए से पास कर रहा है। लिख लेना अपनी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, भोजपुरी, जो भी तुम्हें, मराठी, जो भी, पंजाबी, जो भी हो तुम्हारी भाषा में लिख लेना, मतलब अच्छे से कि भाई यहां पर ए पॉइंट के अबाउट क्यों मैंने ए पॉइंट चूज किया, क्योंकि दोनों का टॉर्क जीरो है। अब कौन बचता है? अब बचता है अपना mg। इवन अभी ए पॉइंट मैंने बता दिया, तो अभी भी कई लोग बहुत गलत अप्रोच, बहुत गलत तरीके से इसको सॉल्व करने की, बहुत ही गलत तरीके। ठीक है, बात करते क्या होगा यहाँ। तो यहां से मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि पॉइंट के अबाउट अगर मैं आपसे पूछूं mg का टॉर्क, भाई आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, mg का टॉर्क निकालने के लिए द बेस्ट वे, कई लोग बताओ क्या करेंगे, कई लोग ऐसा करेंगे कि mg का एक कंपोनेंट ले लेंगे इधर और एक कंपोनेंट ले लेंगे इधर। अगेन मिस्टेक। इस कंपोनेंट के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे और इस कंपोनेंट के लिए r ले लेंगे, क्योंकि r दिया हुआ है। समझना बात को। इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क लेंगे तो वो क्या देखेंगे कि ये mg का एक कंपोनेंट इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, क्योंकि आदत होती है ये कंपोनेंट लेने की, दिमाग कहता है कि भैया ले ले, और तुम ले लेते हो। अब ये तुमने जब ले लिया तो इस कंपोनेंट का एक टॉर्क आएगा जिसके लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए, और इसका एक टॉर्क आएगा जिसके लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए, और आपके पास थीटा ना चाहते हुए भी इंट्रोड्यूस हो जाए। फिर उस थीटा से जो है खेलते रहो, मतलब परेशान होते रहो और टाइम जो है वेस्ट करते रहो। अप्रोच ये है कि भैया एक बार को देख तो लो कि फोर्स से डायरेक्ट बिना कंपोनेंट लिए काम चल रहा है, तो बढ़ते हैं हम आगे। तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो गई, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई? क्या मैंने कह दिया ये एल है। सर एल दे थोड़ी ना रखा है, हाँ भाई नहीं दे रखा, लेकिन मान लो एल है। तो चार फोर्स कुल लग रहे हैं, mg, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन। mg का टॉर्क आप इन टर्म्स ऑफ एल लिख सकते हो, और नॉर्मल भी मेरे भाई, नॉर्मल का भी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका एल ही आएगा। मैथ्स में तुमने टैंजेंट का केस पढ़ा होगा, सर्कल है, दोनों इसकी टैंजेंट हो गई इस पॉइंट से, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम आएगी, तो ये एल है तो ये भी एल है। अब बात खत्म हो गई पूरी। इस पॉइंट के अबाउट mg इसको रोटेट करना चाहता है ऐसा, और नॉर्मल रोटेट करना चाहता है ऐसा, तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, खत्म मामला। तो बस एक लाइन में यहां पर आपका जो है नॉर्मल निकल जाए। ये थी इस सवाल की खूबसूरती कि इसी सवाल को कोई और बहुत कॉम्प्लेक्स कर सकता है,
और वही हमने इस सवाल को एक लाइन में निपटा दिया जस्ट बाय चूजिंग द राइट अप्रोच। यही आईआईटी है भाई साहब। आप राइट अप्रोच जो है अप्लाई करके आप 3-4 कदम अपने कॉम्पिटिटर से आगे हो जाएंगे एग्जाम में, है ना। अपने कॉम्पिटिटर से आप 3-4 कदम आगे हो जाएंगे इस तरीके से। तो ऐसे सवाल, ऐसा नहीं होगा कि हर सवाल आपको ऐसा मिल जाएगा, लेकिन हाँ पेपर में ऐसे कई सवाल होंगे जिसमें अगर आपने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स था, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था कि बहुत अतरंगा था कि बहुत कम लोग सोच पाएंगे, आराम से बहुत लोगों ने शायद सोच लिया होगा। मुझे बताना जरूर कितने लोगों ने ये सोचा था, है ना। बताने से पहले कितने लोगों ने इस तरीके से सोचा ये पॉइंट को चूज करने से पहले। लेकिन जो सोच लेगा आप समझ सकते हो कितना क्विकली वो सॉल्व कर लेगा। मतलब लिखने की भी जरूरत नहीं है भाई मेरे को, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि MGL जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, NL को बैलेंस कर रहा है। N इज इक्वल्स टू MG। भाई जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही सेम है, फोर्स भी सेम होंगे, तो नॉर्मल जो है वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है इस केस पे, वो कैसा आएगा, वो MG के। आई बात समझ, क्लियर है ये चीज। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते। अगला सवाल वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो बिल्कुल सिंपल। आपसे पूछा फाइंड आल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड फ्रिक्शन। तो भैया टेंशन और फ्रिक्शन में रिलेशन बताओ। वो मैंने पहले ही निपटा दिया है वो सवाल कि आप ओ पॉइंट के अबाउट जो है टॉर्क देख लो। ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखने से आपको फायदा क्या होगा, आपको फायदा ये मिलेगा कि mg का टॉर्क और नॉर्मल का टॉर्क हो जाएगा 0। तो अबाउट पॉइंट ओ टेंशन का टॉर्क आएगा T इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज R, और फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा T इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज अगेन R। तो वापस से आपको यहां से दिख रहा है TR इज इक्वल्स टू FR। मैंने इसमें सिर्फ आपसे यही पूछा था कि रिलेशन बताओ, मैंने ये नहीं बोला था कि टेंशन कितना है फ्रिक्शन कितना है, मैं ये बोला ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ रिलेशन बताओ। रिलेशन भाई E इज इक्वल्स टू FS, ये दोनों आपस में इक्वल, है ना। ऐसे और भी चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती है, मैं इस सवाल को यहीं पे छोड़, बाकी आपके लिए है, आप इसमें उठ पटांग चीजें करेंगे और देखें, है ना, या कुछ और नया अतरंगा प्यारा सा सवाल करें। आइए एक और सवाल हम करते हैं। ये सवाल रोटेशन और इक्विलिब्रियम दोनों को ही, ट्रांसलेशन और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों का ही एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड है, मतलब, है ना। यहां पर आपको क्या दिया गया है कि एक ट्रायंगुलर वेज दिया गया है, और ये सवाल जो है इसको ये सवाल दिखने में खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर कुछ एंगल नहीं दिए, θ1 θ2 M1 M2 M1 R1 सॉरी μ1 μ2 M1 R1 M2 R2 और ये स्प्रिंग। और ये भी नहीं बताया गया है कि भाई साहब ये स्प्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल है, कुछ एंगल बना रही है, थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइन दिखा दिया, ये ऊपर है ये नीचे, क्या पता ये नीचे हो ये ऊपर हो, क्या पता ये हॉरिजॉन्टल ही हो, दोनों के दोनों, ये कुछ बताया ही नहीं अपने को। मतलब इसके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं की गई है कि भाई साहब ये कितने एंगल पे लग रहा है। अब ये सवाल इसको बड़ा डिफिकल्ट बना देता है इस तरीके से, मतलब ये चीज इस सवाल को बड़ा डिफिकल्ट बना देती है कि जिस तरीके से सवाल पूछा गया है। आई बात समझ में। अब हमसे बोला गया कि फाइंड ऑल द कांटेक्ट फोर्सेस। ऑल द कांटेक्ट फोर्सेस से क्या मतलब है कि भाई इस पे क्या क्या कांटेक्ट फोर्स है, ऑब्वियसली नॉर्मल और फ्रिक्शन और स्प्रिंग का फोर्स। इस पे कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल फ्रिक्शन स्प्रिंग का फोर्स। मैं यहां पे अगर सवाल पूछता तो इस सवाल को ऐसे ऑल द कांटेक्ट फोर्स करके थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इस सवाल को बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अगर बनाना था तो बस इतना पूछ लेते, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन बोथ द क्या कहेंगे इसको, स्फीयर्स या ब्लॉक्स, बोथ M1 एंड M2 फाइंड फ्रिक्शन। एक चीज और बता, ये सवाल अगर आप पूरा आरबीडी पढ़ लोगे ना तो आपको और कंफ्यूज कर, आरबीडी में आप प्योर रोलिंग आगे पढ़ोगे, जब वो रोटेशन होने लगेगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे और कंफ्यूज करे। हालांकि यहां पर आप इतना कंफ्यूज नहीं होगे, फिर भी आप कंफ्यूज थोड़ा बहुत तो होगे। आपसे पूछा गया है पहले फ्रिक्शन कितना लगेगा। एक्चुअली में जो आरबीडी वाली कहानी है वो सिर्फ फ्रिक्शन को फाइंड आउट करने में ही आपकी मदद करेगी, बाकी कहानी आपकी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि अच्छा क्वेश्चन तब होता जब मैं बात करता सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की, ठीक है। तो फ्रिक्शन के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। बहुत से लोग बड़े कंफ्यूज होंगे कि यार यहाँ क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। यहां सबसे बेस्ट जो अप्रोच है वो क्या है, वो आप एक बार लेके चलो M1 को आप लेके चलो या M2 को आप लेके चलो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना जो भी हो रहा है। मैंने कहा भाई साहब ये अपना M1 था, बोलोगे बना तो सही, ये बना दिया, ये अपना M1 था।
M1 के FBD की बात की जाएगी तो M1G लगेगा कुछ इस तरीके से, नॉर्मल लगेगा कुछ इस तरीके से, तो मैंने कह दिया N1। स्प्रिंग भी फोर्स लगा रही होगी, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में क्या है, लेकिन मैंने कह दिया KX, चेक्स एक्सपेंशन होगा उसमें, स्प्रिंग फोर्स लगा रही है K, और भाई साहब फ्रिक्शन लग रहा होगा। अगेन जो तुम्हारा अप्रोच है, तुम्हारा अप्रोच किसका है? तुम कौन है? तुम वो लोग हैं जो इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो उनको ऐसा लगता होगा कि यार ये चीज नीचे जाना चाहती है तो फ्रिक्शन जो है ऊपर लगना चाहता है ना। जैसा मैंने आपको कहा था कि पिछले वाले सवाल में भी कई लोग ऐसा बोलते हैं कि फ्रिक्शन यो इसलिए इधर लग रहा है, लेकिन यहां पर क्या पता ये आंसर सही हो कि नहीं हो, क्योंकि ये अप्रोच जो आपने लगाई वो गलत, लेकिन चलो फिर भी मैंने डायरेक्शन मान ली। और ऑब्वियसली ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ये सारी चीजें, अच्छा ये अगेन हम इक्विलिब्रियम ही पढ़ रहे हैं मेरे भाई, सब कुछ इक्विलिब्रियम में, सब कुछ रुका पड़ा है। अब मैं कह रहा हूं कि ये 4 फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहे हैं एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और आइडिया ये है, ऐसा पॉइंट चूज करो जिसपे से ज्यादा फोर्सेस पास कर रहे हो, खत्म हो जाएगा वहीं पे सवाल, इतनी सी भी जान नहीं बचेगी, एकदम रद्दी सवाल हो जाएगा ये। और मेरे हिसाब से आप लोग पहुंच चुके होंगे के आंसर तक। I will focus on this point O1. So about point O I will क्या करेंगे, बैलेंस द टॉर्क about point O1। अब O1 के about आपको साफ दिख रहा है KX का टॉर्क 0, N1 का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, तो बचा कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का टॉर्क कितना आएगा? Fs into R, and this torque must be equals to 0। Why? क्योंकि भाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो फ्रिक्शन का टॉर्क 0 कैसे? तुम बोलोगे सर फ्रिक्शन अगर नॉन जीरो है तो उसका टॉर्क भी नॉन जीरो आएगा, लेकिन नेट टॉर्क 0 दिया गया है, नेट टॉर्क 0 है क्योंकि इक्विलिब्रियम है। नेट टॉर्क 0 है तो ये टॉर्क 0 आना चाहिए, तो ये तभी 0 हो सकता है जब फ्रिक्शन आपका 0 लग रहा हो। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, सवाल बड़ा खतरनाक सा लग रहा था, लेकिन एक लाइन में निपट। फ्रिक्शन इज 0, लगता है, फील आती है कि फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, लेकिन नहीं है भाई रिक्वायरमेंट, फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट होगी तो लगेगा। ये है खूबसूरत, ठीक है, कि खोदा पहाड़ निकली चुकी। और IIT ऐसे सवाल देने में बड़ा आनंद महसूस करता है, तो सवाल देख के पहाड़ लगे और निकलती है क्या? चुई। ठीक है, तो क्योंकि उस पहाड़ को खोदने के लिए हिम्मत चाहिए ना भाई, खोदने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, नहीं निकल चुहिया ही रही हो। ठीक है, तो बात ये समझना कि ये हिम्मत कब आएगी? जब कंसेप्ट्स पे क्लैरिटी होगी। पॉइंट को उठाओ, फ्रिक्शन आ जाएगा 0। अब तुम समझ गए होगे यार, सिमिलरली फॉर M2 यू कैन से फ्रिक्शन इज अगेन 0। भाई वहां पर भी तो यही कहानी दोहराई जाएगी। सिमिलरली फॉर M2 फ्रिक्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों पे 0। अब बाकी की कहानी जो है वो रोटेशन से लेना देना उसका कुछ नहीं है, वो है आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। फिर भी मैं थोड़ी सी बात बता ही दूं कि क्या करना है क्या नहीं। तो भाई यहां पर जैसे कि मैंने कहा, ये है आपका N1, ये है आपका M1G, ये है आपका N2 और ये है आपका M2G, और ये आपका KX फेक्स जो लग रहा है इधर से। और आप जानते हो कि भैया हम किस टाइप के इंसान हैं, हम सिस्टम में विश्वास रखते हैं। जब भी LLM की बात आती है, LLM की बात आती है तो सिस्टम में विश्वास रखना क्यों हमको फायदा पहुंचाता है? क्योंकि इन दोनों को अगर एक साथ उठा लिया तो ये स्प्रिंग फोर्स जो मेरे को एक दिक्कत क्रिएट कर रहा था, क्यों दिक्कत क्रिएट कर रहा था? क्योंकि भाई साहब इस फोर्स की एंगल कितने पे लग रहा है मुझे पता नहीं, भैया ये इंटरनल हो गया। अब ये इंटरनल हो गया तो बात ही खत्म है, इंटरनल हो गया तो बात ऐसे खत्म है, क्योंकि इस नॉर्मल का इधर कंपोनेंट आ जाएगा, ये एंगल आपके पास आ जाएगा θ2, क्योंकि इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर ये दो लाइंस है, तो ये एंगल θ2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका N2 cos θ2, ये आ जाएगा आपका N2 sin θ2, ये आ जाएगा आपका N1 cos θ1, और ये आ जाएगा N1 sin θ। बताओ भाई कितने कितने जो है यहां पर वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, N1 N2, तो 2 इक्वेशन आ गई आपके पास, एक x डायरेक्शन की इक्वेशन और एक y डायरेक्शन की इक्वेशन। ऑब्वियसली मैं सॉल्व नहीं करूंगा और ना ही आप भी सॉल्व करें,
है ना। लेकिन आप समझ पा रहे हो ना कि आप किस तरीके से n1 n2 बड़े आसानी से निकाल सकते हो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके। ठीक है, तो फ्रिक्शन निकल गया जीरो, नॉर्मल निकल गया अपना इन दोनों को यूज करके, और ये x बचा। अब ये x कैसे बनेगा यार, इसका भी जवाब है हमारे, बात नहीं। x मतलब सॉरी kx भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो भाई। आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहां लग रहा है आपके पास एक नॉर्मल, और इधर लग रहा है आपके पास एक m1g, और kx फ्रिक्शन कह रहा हूं मैं, स्प्रिंग का जो फोर्स है वो लग रहा है। ये तीनों मिलकर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि तीनों का वेक्टर एडिशन इज एक्चुअली जीरो? तो आपको साफ पता लग रहा है यहां पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसी के अपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है मिलाकर के वही इसका मैग्नीट्यूड आए। तो यार क्या आप इन दोनों का एंगल नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकता, बिल्कुल आसानी से मैं निकाल सकता हूं। कैसे भाई? मुझे ये पता है ये एंगल कितना है, ये एंगल है θ1, तो ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई माइनस θ1। तो दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल पाई माइनस θ1 है, क्या उनका रिजल्टेंट नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई बात समझ में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस पाई माइनस थीटा। अगेन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको आइडिया दिया इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये जो है अपना फाइनली हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे एक दो अच्छे सवाल किए, कुछ इजी सवाल किए, और ये खत्म हुआ। अब कल से जो है हम बात करेंगे बाकी के चीजों की और आगे बढ़ेंगे। तो कल मतलब संडे को तो क्लास रहेगी नहीं, बाकी जो है अपना मंडे से मिलते हैं वापस से नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और जय हिंद।